ओके सो गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से तो अभी देखो, अभी एक क्लास में पूरा होगा नहीं। आज मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो कल क्लास होगी। तो ऐसे अभी लगा 3 क्लास लगेंगे मुझे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो ओके, तो देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट था। सबका एक्चुअली ऑर्डर अलग अलग होगा। जिसका जो पेपर होगा, आपके पेपर में ऑर्डर डिफरेंट होगा, है ना। तो आपके पेपर का ऑर्डर कुछ और होगा, जो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है उसका ऑर्डर अलग है। तो देखो तो ये पहला क्वेश्चन इसमें है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है ना। आज नहीं तो आज जो नहीं होगा कल, कल नहीं तो परसों ना, 3 क्लास होगी मेरी इस पेपर पे। तो उसमें जो भी क्वेश्चन एक भी छूटने नहीं चाहिए। देखते हैं। सो ये क्या कह रहा है, एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल हैविंग पीडीएफ दिस। सो पीडीएफ दे रखा आपको, थीटा या तो 0 होगी या 1 होगी, ये है ना। सो थीटा कैन टेक वैल्यू 0 और 1। ओके, तो फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस एच नॉट, जहां थीटा 0 है, h1 में थीटा क्या है, 1 है। तो आपसे पूछ रहा है कि द पावर ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिस। तो इस तरह क्वेश्चन हमने किए। देखो पेपर डिफिकल्ट जरूर था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। क्या इस तरह क्वेश्चन हमने क्लास में किए नहीं किए, या पहले आए हैं कि नहीं आए हैं इस तरह का क्वेश्चन? बताओ जो लोग एग्जाम दिए हैं, ये जो लोग, है ना, इस तरह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में फ्रीक्वेंटली आए हैं। आप पेपर उठा के देख लो, ऑलमोस्ट हर साल इस तरह क्वेश्चन आए हैं, जहाँ पे आपको साइज दे रखा, साइज से आप के निकालते हो जो क्रिटिकल रीजन में आता है, और फिर के निकलने के बाद फिर आप उससे जो भी पूछा जाता है वो निकालते हो। तो इस तरह क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर में फ्रीक्वेंटली आए हुए हैं, और हमने क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करता हूँ। ओह सो तो क्या बोल रहा है, पहले तुम क्या करोगे, ये बोल रहा है कि पावर ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो जब भी सिंपल वर्सेस सिंपल में मोस्ट पावरफुल टेस्ट की बात कर रहा है, तो आप क्या लगाओगे, कौन सा थ्योरम? बताओ। नेमन पियर्सन। अरे जब आप लोग देखो, अभी जो क्लास हो रही है, समझ समझो जैम का एग्जाम खत्म हो गया तुम्हारा, आप खत्म हो गया, आप जिंदगी वाली पढ़ाई से खत्म। ऐसा नहीं है तुम एमएससी में जाओगे ये सब दोबारा आएगा। जो तुम अभी पढ़े हो ना जैम में, एमएससी कहीं भी एडमिशन लो, प्रोबेबिलिटी कोर्स उसमें आएगा ही। उस प्रोबेबिलिटी कोर्स में पूरा प्रोबेबिलिटी फिर से पढ़नी है तुम्हें। इन्फेरेंस कोर्स आएगा, इन्फेरेंस में पूरा एस्टिमेशन हाइपोथेसिस फिर से पढ़नी है तुम्हें। तो ये नॉलेज बेकार नहीं जानी, कभी बाद में प्रोफेसर बनोगे वहां पढ़ाना पड़ेगा। तो सीखना है ना, सीखने में कोई वो नहीं कि एग्जाम खत्म हो गया तो क्या है, देखो है ना। जैसे क्लास में 300-350 बच्चे ज्वाइन कितने कर रहे हैं, 20-25। तो ऐसे हैं, क्योंकि उनको लगता है एग्जाम खत्म, बस अब टेंशन खत्म। ऐसा थोड़ी है, सीखने में नुकसान थोड़ी है। तो ये तो आगे भी काम आएगा ना। सो ओके, तो यहाँ पे क्या है कि सिंपल हम लगाते हैं लाइक्लीहुड फंक्शन एट एच नॉट अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन एट एच वन, दिस इज लेस देन के बाय नेमन पियर्सन लेमा। सो यहाँ से क्या है, लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, यहाँ से अगर आप लाइक्लीहुड फंक्शन निकालो तो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 माइनस थीटा एक्स आई की पावर 2 माइनस थीटा। ठीक है, आई फ्रॉम 1 to n। तो यहां से आ जाएगा 3 माइनस थीटा की पावर n, और प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई। अच्छा एक मिनट, सैंपल तो यहाँ साइज 1 ही है, तो मैं क्यों कर रहा हूँ इतना, है ना। सो एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि सैंपल साइज में ध्यान दिया 1 है ना। तो सैंपल साइज है 1, n तो 1 हो गया, 1 से 1। तो जब 1 से 1 हो गया तो क्या ही जरूरत है इस सब की, है ना। सो जस्ट डायरेक्टली यूज द पीडीएफ। सैंपल साइज 1 है तो सीधा सीधा पीडीएफ यूज करो। सो थीटा नॉट तुम्हारा क्या है 0, थीटा 1 क्या है 1। तो मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन पीडीएफ के ही इक्वल हो गया, क्योंकि सैंपल साइज 1 है ना। तो यहां से आ गया 3 माइनस, सो 3 माइनस थीटा नॉट तुम्हारा 0, 0 रख दो, तो 3x की पावर 2 अपॉन डिनोमिनेटर में 1 रख दो। सो 1 रख दोगे तो 2x। ठीक है जी, चेक करते ना, कैलकुलेशन मिस्टेक करूं तो बताना मुझे। सो दिस इज लेस देन के, तो यहां से फाइनली कुछ ऐसा आ गया 3x अपॉन 2 लेस देन के, और ये रिड्यूस होकर कुछ ऐसा आ जाएगा, मान लो ये k1 है तत्काल। सो k1 है तो x लेस देन k मान लो। तो ये तुम्हारा क्रिटिकल रीजन आ गया कि x लेस देन k इज अ क्रिटिकल रीजन। अब क्या करना है, क्रिटिकल रीजन आ गया, तो इस क्रिटिकल रीजन से पहले तो तुम्हें जो यहाँ दे रखी है इन्होंने साइज, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो रखी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से k की वैल्यू आएगी। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ से अगर तुम देखोगे, सो अब मैं क्या करता हूँ, यूज करता हूँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को। सो 0.125 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मतलब अच्छा डेफिनेशन बताओ पहले। सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन के, मतलब क्या होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कोई डेफिनेशन बताओ।
रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो यहाँ से थीटा तुम्हारा हो गया 0। सो थीटा को 0 रखना है, उसको इंटीग्रेट करो। कहाँ से स्टार्ट है? 0 से। तो 0 से k में पीडीएफ में थीटा को 0 रखो। थीटा को 0 रखोगे तो लाइक 3x² dx, इसकी वैल्यू निकाल लो। तो 3x² x क्यूब हो गया, तो k क्यूब आ गया। चलो सो यहाँ से k क्यूब आ गया, तो मुझे k की वैल्यू बताओ। k कितना हुआ मिला? k क्यूब इज 0.1। सो ये आपका आ गया 0.5, ठीक है। सो यहाँ से आपका k मिला 0.5। सो अब क्या करोगे? आपको इस k को यूज करके, अब k को यूज करके मुझे चाहिए पावर। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली हर साल आए हैं ना, मतलब हर साल नहीं तो बहुत आए हैं प्रीवियस में, 5 से लेकर 22 तक कई सारे ईयर में आए हैं। तो जस्ट यहाँ से पावर हो गया आपका रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन H1 इज ट्रू, है ना, H1 इज ट्रू। तो अब आपको थीटा को 1 रख देना है। तो 1 रखेंगे जब इस पीडीएफ में, तो 2x की पावर 1, मतलब 2x का इंटीग्रेशन करना है आपको 0 से k में। k आपको मिल चुका है हाफ, तो 2x का इंटीग्रेशन x² और x² में हाफ रखेंगे तो आंसर 1/4। ठीक है, तो ये तो सबने कर लिया होगा में से, है ना। जो लोग नहीं कर पा रहे तो उन्हें प्रॉब्लम है, क्योंकि आसान क्वेश्चन, एग्जाम डिफिकल्ट है, तो अगर आसान क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का नहीं होना है, क्योंकि मुश्किल तो कोई नहीं कर पा रहा ना। पेपर डिफिकल्ट मतलब क्या है? सबके लिए डिफिकल्ट है, आपके लिए स्पेशली नहीं है। लेकिन आसान क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, दिस इज प्रॉब्लम, क्योंकि यहीं से तो मार्क्स आएंगे ना। जिसके 35-40 नंबर आएंगे वो एडमिशन हो जाएगा। अगर डिफिकल्ट पेपर है तो 35-40 नंबर पर एडमिशन होना है, लेकिन उतना भी अगर आप स्कोर नहीं कर पाओगे आसान क्वेश्चन से तो फिर तो डिफिकल्ट है ना मतलब आपके लिए डिफिकल्ट है। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं, ठीक है ना। तभी जो क्वेश्चन मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए, बाकी और भी हैं, सारे करेंगे। सो फोर्थ वाला है, देखो। सो ये फोर्थ जो है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑर्डर इसका जरूरी नहीं आपके पेपर का ऑर्डर हो, ये किसी और हर पेपर का अलग अलग ऑर्डर है, ठीक है ना। आपके पास जो रिस्पॉन्स है उसका ऑर्डर कुछ और है, दूसरे का रिस्पॉन्स का ऑर्डर कुछ और है। तो ये मेरे पास जो पेपर जिस किसी बच्चे का है तो उसका ऑर्डर है ये, ठीक है। सो ये देखो, आप फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी इजी था। देखिए आप, ये भी आप रिलेट कर पाएंगे, इस तरह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पहले भी आए हैं, अभी आप रिलेट कर पाओगे। ये तो क्लास 11-12 में भी इस तरह क्वेश्चन होते थे, जहां आपसे पूछता था कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, वेन डायग्राम वाला जो क्लास 11 में सेट थ्योरी है, उसमें इस तरह क्वेश्चन आते थे। सो E1 E2 E3 with 3 events such that E1 intersection E2 1/4 है, E1 intersection E3 और E2 intersection 1/5 है। देखो अगर मैं वेन डायग्राम सही आपको करके दिखाऊं, 1 2 3 सेट है, ठीक। चलो नाम दे दो, E1 E2 E3, फाइन, ओके। अब आप इस पोर्शन को देखो, ये जो पोर्शन है इसका नाम है E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, ओके। अब जैसे क्या है, ठीक है ना, उसको लोग एक्सेप्ट कर लेना। हाँ, तो देखिए अब इसमें क्या सिंपल है कि आपको E1 E2 में कॉमन प्रोबेबिलिटी, हालांकि E1 इंटरसेक्शन E2 कौन सा पोर्शन है, सो E1 इंटरसेक्शन E2 वाला पोर्शन, जैसे मान लीजिए ये पूरा हो गया, फिर E2 इंटरसेक्शन E3 इस तरह से हो गया, E3 इंटरसेक्शन इस तरह हो गया। और आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा है among the events E1 into E3 the probability that at least 2 event occurs equal, तो at least 2 event occurs, अब देख लो कम से कम 2 अगर हो, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, तो ये जो पोर्शन मैंने सेट किया ना, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। ये जो मैं सेट कर रहा हूं व्हाइट से, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब बताइए क्या ये नहीं निकाल पाएंगे हम? अगर आप इन तीनों को ऐड करो, मैं ये बोल रहा हूं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन E1, ये हो गया। अच्छा, जब आपने ये ऐड किया है तो इन तीनों में ये बीच वाला पोर्शन कॉमन है, इन तीनों में आपका बीच वाला पोर्शन कॉमन है ना, ये वाला पोर्शन जो था ये इन तीनों में कॉमन है, मतलब लाइक, तो आपने कितनी बार इसको ऐड कर दिया इसमें? आपने जब इन तीनों को ऐड किए तो आपने कितनी बार इसको ऐड कर दिया? 3 बार। लेकिन आपको कितनी बार इंक्लूड करना है इसको? सिर्फ एक बार ही ना, तो मुझे कितनी बार माइनस करना पड़ेगा? -2 टाइम E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, ये हो गया। जिनको फॉर्मूले बेस आना है फॉर्मूले बेस आ जाओ, फॉर्मूले बेस पे आओगे तो आप ऐसे लिखोगे इसी चीज को, प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब हुआ
E1 E2 will occur, E3 will not occur. अगर इसको और दूसरे तरीके से करना है, so E1 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट। अभी मैंने क्या किया, मैंने ये वाला ऊपर वाला पोर्शन लिया, फिर ये वाला लिया, फिर ये वाला, सिर्फ ऊपर वाला हुआ, कॉमन पोर्शन लिया ही नहीं मैंने। अब मैं बाद में क्या करूंगा, कॉमन वाला भी ले लूँ, तो ये चीज है। अब इसको एक्सपैंड करो, आपको पता है कि a माइनस बी की प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, यही निकल के आ जाएगा। तो चलो इस तरीके से किए, बात बराबर है। अब ऐसे अगर किए हो बाद में ओपन करोगे, यही चीज आएगी एट द एंड। तो पुट कर लो, सब कुछ पता नहीं है मेरे को, समझ लिखिए, क्या मुझे पता नहीं है, पुट कीजिए, बताइए क्या आता है, ठीक है ना। बताओ इनमें से क्या आएगा, आप चेक करो, जिन लोगों ने किया बताओ अपना रिस्पॉन्स देख। 17 बाई, ठीक है। तो अब बाकी लोग देख लो अपना, है ना। सो लाइक अब पुट कर दें आपको, सो 17/60 कह रहे हैं, आप चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, बस इसमें पुट करना है, इन तीनों को ऐड करना है, 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 2 टाइम 1/6। ओके, इसको भी खोलेंगे तो वही आएगा एंड में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक ये क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ थोड़ा मुश्किल ये था कि अगर मुझे एफ का पीडीएफ याद नहीं है तो हम कैसे करेंगे, है ना, यही प्रॉब्लम थी बच्चों की। कोई तरीका है बिना एफ के पीडीएफ का, किसी के पास आइडिया हो? वो था सर बीटा का स्क्वायर का सर, हाँ रेशियो था, वहां से आ सकता है। अच्छा, का स्क्वायर का रेशियो बीटा 2 होता। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं एफ को कैसे लिखूं तो इजीली आ जाए। देखो अगर एफ का पीडीएफ है तो बहुत मुश्किल ही नहीं है, इजीली बहुत हो जाएगा, क्योंकि सिंपली आप क्या करोगे, एफ एम एन अगर आपको याद है, सो लाइक सिंपली उसमें वो पुट करो, क्योंकि थोड़ा पीडीएफ डिफिकल्ट था, लेकिन मुझे लगता है काई स्क्वायर का लोगों को याद रहता है बिकॉज ऑफ गामा, तो इसका थोड़ा डिफिकल्ट था, लोग याद नहीं होगा, टी और एफ का थोड़े से है ना कॉम्प्लिकेटेड है, बट जिनको याद था वो कर पाएंगे। तो अभी तो मैं ये करता हूँ, पीडीएफ से ही करता हूँ। सो x अगर है, y इन्होंने लिखा, बात वही मैं x लेता हूँ, सो f4,2, ठीक है ना, y लिखो x लिखो। तो पहले तो इसका मुझे पीडीएफ बताओ, इसको याद है, अब तो याद कर लिया होगा देख के, बताइए। गामा n प्लस n बाई 2, तो m प्लस n बाई 2 3 हो गया, हाँ, और गामा m बाई 2 इंटू गामा n बाई 2, गामा 2 गामा 1, हाँ, गामा ओ सॉरी m अपॉन n तो m अपॉन n हो गया 4/2, 2 हो गया, हाँ, इंटू m अपॉन n इंटू x 2x की पावर m बाई तो इसका पावर 1, मतलब m बाई n माइनस 1, यही था, हाँ, ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x का पावर होल क्यूब, 1 प्लस 2x का होल क्यूब, ओके। सो एम को मैंने 4 और एम को आप पीडीएफ देख लो बुक से, जैसे हो सकता है जिन लोगों ने बहुत अगर बार बार रिवाइज किया हो तो उनको याद रहा हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहा होगा, ये मैं मानता हूँ, बट एक जो उन्होंने यहीं पे खेल गए ना, उनको भी यही चेक करना था किसी को इसको याद है, तो ये चीजें हैं। सो ठीक है ना, समाउ उनको भी एलिमिनेट करना ना बच्चों को, तो वो ऐसे फिर कर रहे हैं। सो लाइक ठीक है ना, अब तो इजी हो गया। तो अब गामा 3 कितना होता है 2, ये हो गया 1, सो फाइनली कहने का मतलब आ जाएगा 2 2 जा 4 है ना, 4 2 जा 8x अपॉन 1 प्लस 2x का क्यूब। अब कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ तक जिसको है ना, अगर आप यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं देन वेरी इजी। अच्छा मैं x में लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तुम y में लिखना चाहो y में लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद तो फिर आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी y लेस देन 2 पूछ रहा है, लेस देन इक्वल टू 2, तो अब क्या है कि आपको 0 से 2 में इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है। सो जिन लोगों ने इंटीग्रेट किया बताइए क्या आंसर आया, चेक कीजिए। 0.64, तो 0.64 आएगा। बाकी लोग वेरीफाई कर लो, ठीक है ना। तो आप सो यहाँ पे पीडीएफ यूज करके, बिना पीडीएफ कैसे होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, मतलब सोच सकते हैं, बट अभी मुझे लग रहा है कि दिस इज फाइन। तो वो भी मतलब यही चेक करना चाहते थे कितने बच्चों को याद है, क्योंकि आपका काई स्क्वायर एफ टी है ना सिलेबस में है, तो क्या आपको याद है तीनों का पीडीएफ, तो उसके बेसिस पे मैंने पूछ लिया।
ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा यहाँ मैंने फिर स्क्रीनशॉट लिया नहीं, तो फोर्थ हो गया। अब यहाँ 5 हो गया। 6, तो 6 पहले भी जैम में आया है, अगर आपको याद हो, मुझे याद आ रहा है 6 मतलब लाइक एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन जैम में आ चुका है इस कॉन्सेप्ट पे, आप चेक करो। हाँ या ना, है ना, ये आया हुआ है ना इस तरह क्वेश्चन। तो क्या चक्कर है भाई। ओके, तो यहाँ पे देख लो क्या इसमें मुश्किल है। ये क्या है आपका x, ये दे रखा है ना, सो ये जब आपको दे रखा है तो इसको यूज कीजिए। सो प्रोबेबिलिटी x है f62 और y है f26। तो आपको पता है कि x y में क्या रिलेशन है, बताओ, कोई बताओ क्या रिलेशन है। xy equals to 1 जी, तो यहाँ से जस्ट आप क्या करेंगे, x की जगह रख दो 1/y, 1/y लेस देन इक्वल टू 2, और ये आपको दे रखा है 216/343। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से आया y मोर देन इक्वल टू 2, कॉन्टिन्यूअस है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सो इक्वल टू आया 216/343। अब आपसे क्या पूछा गया है, एक मिनट मैंने गलत लिख दिया ना, ये मुझे 1/2 लिखना पड़ेगा, मैंने रेसिप्रोकल लिया यहाँ भी है ना। सो ठीक है, सो मैंने यहाँ क्या किया, जस्ट x की जगह मुझे पता है कि x y में रिलेशन क्या होता है कि y इज 1/x, दिस इज द आइडेंटिटी या थ्योरम है। अब y को x को 1/y रख दिया, तो यहाँ से y मोर देन रेसिप्रोकल ले लिया मैंने, तो 1/2 आ गई। और इसमें पूछा है तो 1 माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी, या जस्ट डायरेक्टली आपको करना है तो डायरेक्टली आप कर लो। सो लाइक अरे थोड़ा समझ गया। सो यहाँ से आएगा प्रोबेबिलिटी y हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू हाफ। मैं फिर से कर रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यूअस इसलिए इक्वलिटी का इतना ध्यान नहीं रख रहा है। सो इक्वल टू 1 माइनस 216/343। अब ये आप देखिए क्या आता है। सो ये आपको क्या मिला, अल्फा मिला एक्चुअली, दिस इज योर अल्फा। सो कितना आएगा 343 माइनस 216, बताओ कितना आएगा। कितना होगा भाई, 7 समथिंग और 3 x को 27, ओके 127 हो गया अपॉन 343। अरे तुम बताते रहोगे, नींद नहीं आएगी, ऐसी रात हो गई, मैं कह रहा हूँ ना, वरना फिर मेरी मेहनत बढ़ाओगे। सो यहाँ से क्या हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से क्या हो गया 686 अल्फा आपसे पूछा है, तो 686 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 127 2 जा कितना हो गया 254। सो ये हो गया, सो फोर्थ वाला है ना। सो ये भी इस तरह क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आए हुए हैं एग्जाम में, मतलब डिफिकल्ट पेपर है लेकिन कुछ क्वेश्चन इजी भी है ना, स्पेशली 1 मार्क्स वाले। तो चलो इसका क्या होगा, सो x1 x2 dot 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 be a sequence of ideally random variables each having uniform 0 1 distribution. So y be a random variable having the distribution function g, suppose that। तो कोई मुझे इसका मतलब बताओ, इसका क्या मतलब है, आप लोगों ने कोई डेफिनेशन पढ़ा हो, डेफिनेशन से याद आ रहा होगा, इसका क्या मीनिंग है, कन्वर्जेंस के टर्म में पूछ रहा हूं। चलो अब इतना ओपन बता दिया, अब तो इसका क्या मतलब हुआ, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ ये कहना चाह रहा है कि x1 प्लस x2 प्लस x4 अपॉन 4 कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू y, यही बोला ना, y भी रैंडम विद CDF G, तो मतलब ये क्वांटिटी कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू y। डेफिनेशन ही था ना, ये क्या लिखा है, ये CDF ऑफ इसका तो है, लेफ्ट में है CDF इस क्वांटिटी का और राइट में है CDF y का। तो आपको पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, कोई फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल है उसका CDF लिमिट इंफिनिटी, तो वो अगर किसी दूसरे के CDF के इक्वल है, सो दैट रैंडम वेरिएबल कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू दिस रैंडम वेरिएबल जिसका ये CDF है। तो ये हो गया। अच्छा इसका क्या मतलब है, अब हमें क्या पूछ लिया, वेरिएंस, तो कोई बात नहीं, दो तरफ वेरिएंस लगा लो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा लो, क्या दिक्कत है, अप्लाई वेरिएंस, सॉरी यहाँ n था, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो वेरिएंस लगा लो यहाँ पे, और जो n अगर आएगा तो इंटरवल में n की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ n की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें n है ही नहीं। सो इसका वेरिएंस क्या आएगा, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन
है ना, सेम है, इन शॉर्ट अगर बोलूं तो कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका वेरिएंस निकाल दो, इसका वेरिएंस निकल जाएगा 1/16 वेरिएंस x1 प्लस वेरिएंस x2 प्लस वेरिएंस xn, n का यहाँ काम ही नहीं है तो ये लिमिट लगाने का कोई टेंशन ही नहीं होगा, मतलब n के टर्म में नहीं आएगा ना वेरिएंसेस का, तो कितना होगा वेरिएंसेस का 1/12, सो 3 टाइम 1/12, क्योंकि 3 बार ऐड करोगे आप, चेक करो कितना आया 1/64 सर। ठीक है। ओके देखो ये तुमने क्लास में कई बार लिखाए होंगे, और ये सब जो बच्चे ध्यान से पढ़ा होगा, एटलीस्ट जो सिंसियर होगा तो देख के लगा दिया होगा, पेन चलाना ही नहीं है। क्या क्लास में हमने किए नहीं किया ये सब क्वेश्चन, स्पेशली ये क्वेश्चन हमने कहा था g0 इज इक्वल टू 0, अगर g एक ऐसा फंक्शन ऐसा है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ gx इज इक्वल टू नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल होना जरूरी है, तो 0 से इन्फिनिटी, कोई बताओ क्या है फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला क्या है, gx कोई भी फंक्शन g डैश ऑफ x इनटू 1 minus fx 1 माइनस CDF, और 1 माइनस CDF को ये बोलते हैं ना, क्योंकि CDF का प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, तो जब 1 माइनस आप कर रहे हो तो ये बन गया, सो 1 माइनस CDF ऑफ x dx, और इसी को आप जब खोलोगे 0 टू इन्फिनिटी g डैश x इनटू प्रोबेबिलिटी x मोर देन x, यही तो है dx, इसी को तो बोलते हैं प्रोबेबिलिटी x मोर देन x। अब देखो आपका gx यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है, जो आपका gx है वो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, क्या होगा 2x 2x, देखो 2x कहाँ है 2x, ये सही है, ठीक है ना, तो इसमें मतलब कैलकुलेशन करना ही नहीं था, इनको फॉर्मूला याद है डायरेक्टली लगा दिए होंगे 1 सेकंड में। तो ठीक है, रियलाइज होगा कि इतने ये सब क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, मुश्किल है क्वेश्चन बहुत सारे, अभी आएंगे उस पर भी, लेकिन ये सब मुश्किल नहीं है। सर इनमें माइनर मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ चलो यहाँ पे आते हैं, इस तरह क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आए हैं पहले भी, जिन्होंने प्रीवियस ईयर ढंग से कराया, इस तरह क्वेश्चन क्या नहीं किया हम लोगों ने, देखो अभी बताता हूँ, T1 जो है क्या बोल रहा है x1 x2 xn, इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सब रिपीटेटिव क्वेश्चन है, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे आए हैं, बस थोड़े बहुत इधर उधर किया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आए, एग्जैक्टली नॉट सेम ना, सिमिलर क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो इसको आप लिख सकते हो x बार अपॉन 2 माइनस 1, T2 को मैं लिख सकता हूं x1 अपॉन 2 माइनस 1/n। अच्छा अब बताओ मुझे इसमें मीन क्या आता है x का, देखिए अगर x माइनस 2 म्यू को मैं y मान लूं, x माइनस 2 म्यू को मैं अगर y अज्यूम कर लेता हूं, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1/2 e की पावर y/2, मतलब माइनस y/2, मतलब एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, तो उस बेसिस पे आप फाइंड करोगे तो आपका आ जाएगा 2 प्लस 2 म्यू, चेक करना ये कैलकुलेशन गलत करूं तो, ठीक है, ये चेक करो, इज इट फाइन, ठीक है ना, x का मीन ये होगा ना, ओके। अब मुझे ये बताओ x बार का मीन कितना होगा इसमें, मतलब x बार का मीन बताओ पहले मुझे, अगर x का ये मीन है तो x बार का मीन कितना होगा, 2 + 2 म्यू। हाँ सेम ही रहेगा, सैंपल में सेम रहता है ना, सो 2 + 2 म्यू। अब ये बताओ x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, x एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या है 2 + 2 म्यू, तो यहाँ लिखो x बार की जगह 2 + 2 म्यू अपॉन 2 माइनस 1, ये किसके इक्वल आया, म्यू के, तो डेफिनेशन है कन्वर्जेंस इन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का, यहाँ क्या पूछा आपसे, कंसिस्टेंट ही पूछ रहा है ना सब में, सो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन क्या है कि t एस्टिमेटर है इफ t converges in probability to some parameter then this t is consistent estimator of that parameter, तो यहाँ देखो this t1 converges in probability to mu by weak law of large number, तो इसका क्या मतलब हुआ, so this is consistent, तो no problem, t1 is consistent। अब t2 की बात करो, x1 है, यहाँ अगर आप mle निकालोगे तो क्या आएगा इसमें mle of थीटा क्या होगा, कोई बताओ मुझे, मतलब mle of mu क्या आएगा,
यहाँ देख के बता देते हो ना आप लोग, तो ऐसे बता देते हो, 1/2 है। है ना। तो यहाँ क्या होगा, 2 म्यू इज लेस देन xi, सो 2 म्यू लेस देन each xi, तो मिनिमम ऑफ xi, तो 2 म्यू का mle है x1 फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो यहां से म्यू का दिस, क्योंकि एनी फंक्शन, अब बताओ यहां से mle दिस, सो यहां से दिस विल, अब ये जानते हो कि mle इज कंसिस्टेंट, ये भी रिजल्ट है। तो कंसिस्टेंट का मतलब दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, तो मुझे बताओ ये जो क्वांटिटी है दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू, तो ये वाला तो म्यू पे कन्वर्ज करेगी, माइनस 1/n में अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे तो कहां जाएगी, तो 0, तो खत्म, ये भी आ गया म्यू, तो म्यू ही आ गया, मतलब t2 आल्सो कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, तो इसका मतलब t2 इज आल्सो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। चेक कीजिए, तो बोथ आर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, ठीक है ना, सो बोथ आर कंसिस्टेंट। सो ये सब तो रिपीटेटिव क्वेश्चंस ही हैं, इस तरह क्वेश्चन पहले भी आए हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर जिन्होंने 5 से 10 बार लगाए होंगे उनको याद ही होगा कि एमएलई कंसिस्टेंट होता है, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का मतलब कंसिस्टेंट होता है, इसे तो पता ही होगा ना। चलिए, अच्छा ये थोड़ा सा कैसे करेंगे इसको, कुछ देख के ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें कि कहीं कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टाइप का है, किसी ने सॉल्व किया ये, सर वो तो किया था सर, एसएन का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया था। अच्छा कैसे, ये क्या है वैल्यूएशन की, जो रेंज में आएगा सर उसमें वैल्यू ले लिया था, जो रेंज में नहीं आएगा उसका नहीं लिया। ओके, तो क्या है एसएन का रेंज, सर एसएन का वैल्यू जैसे सर x बार का 1 हो जाएगा एक्सपेक्टेशन, एक्स बार का एक्सप्रेशन 1 है, माइनस हाफ लेस देन 3/4 ट्रू है, तो उसका वैल्यू श्योर हो गया तो वो 1 ले लिया। अच्छा मतलब ये कह रहे हो आप कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार मतलब एसएन एक्स बार ही है, दिस एसएन इज जस्ट एक्स बार, सो यहाँ से आपके पास आंसर आया, मतलब एक्स बार यहाँ से निकाल लोगे, सो 1 × 1/3 2 × 1/3, तो 1 आ गया, ओके, तो 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ, है ना, सो हाफ लेस देन 3/4, दिस इज ट्रू, ओके, देन इसमें तो सेम सो यू वांट टू से अल्फा 1 इज 1, यही ना, अल्फा 2 में क्या ट्रू आ रहा फॉल्स आ रहा है, 1 ट्रू आ रहा है सर 1, तो ये 1 हो गया, अल्फा 3 ये भी ट्रू 1 आ रहा है सर। अच्छा अल्फा 4 कितना आएगा, 0 सो यहाँ से तुमने कहा कि लाइक tn कितना आता है ex² ना, सो मतलब यहाँ से तुम करोगे तो ex² कितना आता है, कितना है ex², 5/3 4 × 1/3 1 × 1/3 5/3, सो 5/3 माइनस 1/3 कितना हो गया, 4/3, ऐसा कुछ, सो 4/3 क्या लेस देन 1 है, नहीं सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 5/3 माइनस 2/3 3/3 1 लेस देन हाफ, सो नहीं, इसलिए 0 हो गया, ओके। ऐसा डेफिनेशन क्या था उसका, हम अगर लिखते हैं, अगर मैं कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी वाला लगाऊं, ठीक है, दिस इज आल्सो फाइन, कोई दूसरा अप्रोच है किसी के पास, तो इसका आंसर क्या आया इस तरीके से हमारा 6 1 + 2 + 3 6 ओके, सो और कोई दूसरा अप्रोच है किसी के पास, तो इसका वही बनेगा सर, प्रोबेबिलिटी वाला कन्वर्जन से ही बनेगा। और ये सर घूम फिरा कर वही बात है, बस डायरेक्ट मार रहा है, एक काम में करने के सही है। हाँ वही, आप आगे जाके तो आप उसको ओपन करके भी कर सकते हो, लाइक एक और तरीका है कि आप पूरा ओपन करो देन फिट करो, बात वही है, लेकिन डेफिनेशन देके आप डेफिनेशन लग रहा है सर, x - थीटा का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, वो कंसिस्टेंट का डेफिनेशन। हाँ सो लिमिट है ना इन टेंस टू इनफिनिटी दिस लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज 1, ये होता है ना, फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0, एनी एप्सिलॉन, सो एप्सिलॉन आप फ्री हो चूज करने के लिए, एप्सिलॉन फिक्स नहीं है, एप्सिलॉन 0 से लेकर इनफिनिटी तक आप कुछ भी ले सकते हो, फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, तो डेफिनेशन बेस्ड इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है, तो आपको डेफिनेशन रिलेट कर पा रहे हो क्या,
सो इफ दिस इज लेस देन, सॉरी यहाँ ब्रैकेट यहाँ होगा, सो दिस प्रोबेबिलिटी इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब प्रोबेबिलिटी दिस है ना, मोर देन एप्सिलॉन करोगे जीरो, अगर यहाँ मोर देन कर देता तो फिर जीरो हो जाएगा। ओके, सो दिस इज आल्सो फाइन, है ना। बाकी अगर ओपन करके तुम करोगे और तरीके से तो आंसर फिर वैसे ही आएंगे, क्योंकि है ना इसमें दो ही चीज है ना, 1 या 0, जब आपका कन्वर्जन से प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है तो। ओके चलो नेक्स्ट। तो ये तो हमारा नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पे आते हैं। ओके, इसको कैसे करेंगे? x be a random variable such that moment generating function of x exists in the neighborhood of 0. ओके, फिर बोल रहा है कि mgf एग्जिस्ट कर रहा है 0 के, हाँ ठीक है, और exn दे रखा है हमें, तो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन मतलब x माइनस हाफ मॉड मोर देन 1 इक्वल्स। क्या लगता है आप लोगों को, हाउ विल यू सॉल्व? सर इसको मतलब सर ऐसे कर दिया था, पता नहीं सही है कि सर एक्सपेक्टेशन e का पावर tx होता है mxt और e का पावर tx एक्सपेंड कर दिया, तो वहां से एक्सपेक्टेशन x का पावर आपका कोएफिशिएंट आ गया, उससे कंपेयर किया। तुम अगर उससे कंपेयर, हमें क्या करना है फिर उससे, क्या पीएमएफ आ गया ऐसा कह रहे हो तुम? हाँ सर, उससे यही है कि 0 -1 और 1 पे प्रोबेबिलिटी आ गई। और इसको तुम अगर इसको तुम अगर लिखना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो? एक्सपेक्टेशन e की पावर, इसको क्या लिख सकते हो? log x, अगर इस तरह से लिखना चाहो तो। ओके, इससे क्या होगा? ओके, इस तरीके से। तो तुम आगे कैसे कर रहे हो? मतलब तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो, इसके आगे क्या करोगे? सर e का पावर tx एक्सपेंड कर दिया। ओके, तो तुमने इसको ये किया कि लाइक एक्सपेक्टेशन, अच्छा तो ये बात तो वही है, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो क्या होता है, 1 प्लस टी एक्स अपॉन 1 एंड प्लस टी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अच्छा ओके, तो यहाँ से क्या आया, ये हो गया 1 प्लस टी टाइम ई एक्स, इस तरीके से, प्लस टी स्क्वायर बाई 2 ई एक्स स्क्वायर, है ना, मतलब 2 फैक्टोरियल। आगे ऐसा ये भी ना होगा t का पावर n by n फैक्टर इनटू एक्सपेक्टेशन x का पावर n आगे जाके। हाँ, एक स्टेप पे आगे होगा कि t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन x की पावर n। यस, अब यहाँ से तुम्हारे पास क्या है? तो सर यहाँ से पुट करके उसका सर वहाँ पे मतलब वो वैल्यू को x माइनस हाफ लेस देन 1 को अलग कर दिए और उसके सर इस सीक्वेंस को सॉल्व कर दिए, -1 का पावर n 2n का पावर 5। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, ये आएगा या x माइनस हाफ लेस देन -1, यही ना। सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी x मोर देन 3/2 प्लस प्रोबेबिलिटी, तो सर एग्जाम में जुगाड़ लगाए थे, अब पता नहीं सही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई तो कर रहे हो कम से कम, है ना, 0 इस तरीके से। और यहाँ कुछ बोला है रैंडम वेरिएबल्स और मॉडल फंक्शन एग्जिस्टेंस, बोला है नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल या क्या है? ओके, अब यहाँ से एक्चुअली मुझे क्या पहुँचना है ना, हमें हमारे पास मोमेंट्स है, मोमेंट से प्रोबेबिलिटी तक पहुँचना है। मुझे ये क्वांटिटी पता है, वो यहाँ से एमजीएफ पता चल गया ना, एमजीएफ तो पता है, ठीक है। अब मुझे एमजीएफ से प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो तुम लोग? मतलब यहाँ से तुम ई एक्स निकाल सकते हो, ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स इस तरह सब निकाल सकते हो ना, तो वो दिक्कत यहाँ तुम ऐसे भी कर सकते थे, समेशन है ना। बात अगर आप वहाँ पे एक्सपेक्टेशन x का वैल्यू पुट कीजिए एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर का, तो सर वो एक सीरीज बन जाता है। हाँ, जैसे सर एक्सपेक्टेशन x का वैल्यू n का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा,
तो 1 करोगे तो क्या आएगा -2/5 प्लस 4/5, तो 4/5 माइनस 2/5 3/5 4/5 आएगा शायद, फिर 4/5। एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर, तो वहां से एक सीरीज बन जाता है। ओके ठीक है, तो हो सकता है ऐसे ही कितने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, अच्छा 2 मार्क्स थोड़ा टाइम तो लग सकता है। ओके दिस 2 मार्क्स क्वेश्चन। ओके वन अप्रोच इज दिस, लाइक तुम यहाँ मतलब इसको मैं अगर ऐसे लिखता tx की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल है ना, r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और यहाँ से x की पावर r मुझे पता है, अगर मैं वो रख दूँ फिर वहाँ से तुम सम निकाल पाओगे, निकाल लोगे। सो इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, ओके सो इसका सॉरी यहाँ एक्सपेक्टेशन है ना, हाँ तो ये समेशन t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन x की पावर r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, चेक करो ठीक है। सो x बार यहाँ से निकाल सकते हो तुम। अब क्वेश्चन है इसको पुट करने के बाद है ना ये r हो जाएगा, देन तुम इसको सीरीज सम कर सकते हो, हाँ ये भी एक तरीका है। सो लाइक r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर लो। सो फॉर एग्जांपल -1 रेज़ टू पावर r इंटू 2/5 प्लस आगे होगा जैसे 2 की पावर r प्लस 1, मैं r क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे है ना x की पावर r है, सो उसका एक्सपेक्टेशन है, इसलिए यहाँ n के टर्म में था तो मैं उसका टर्म में लिख रहा हूँ अपॉन 5 एंड ऐसे ही प्लस होगा 1/5। अच्छा इसको फिर ओपन करोगे तो एक सीरीज आ जाएगी, जैसे ये हो गया तुम्हारा इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो क्या होगा -t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, तो ये तुम्हारा आ जाएगा e की पावर -t पहला टर्म, दूसरा टर्म हो जाएगा e की पावर 2t। सर पहला टर्म आ जाएगा e का पावर -2t/5। एक मिनट नहीं इसका पावर नहीं है ना कुछ भी, कैसे इसको एक टर्म और मैं एक्सपैंड करूं, 2/5 into e का पावर -t हो जाएगा। हाँ हाँ राइट मतलब ये 2/5 e की पावर -t है ना। हाँ नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अब 2 की पावर r है, t की पावर टर्म हो जाएगा सर 2/5 e की पावर 2t, 2t/5। हाँ ठीक है ना e हाँ 2 टाइम एक 2 मैंने बाहर कर दिया, सो t और 2 एक साथ हो गया, t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, 2/5 बाहर e की पावर 2t एंड प्लस 1/5। अब यहाँ से क्या हो गया 1/5 क्या e की पावर t ना, 1 का पावर into e का पावर t। है ना e की पावर t इंटू 1/5। ओके सो ये फाइनली मेरे पास mgf आ गया। अरे यार क्या है, सो मतलब यहाँ से मेरे पास आया सो mxt हमने कुछ फाइंड किया ऐसा 2/5 e की पावर -t 2/5 e की पावर t 1/5 इस तरह से चेक करो। सो ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, अब यहां से हम डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं इसका x p x, सो कितना हो गया -1 1 2, सो यहां से आ गया 2/5 1/5 2/5, तो ये तुम्हारा PMF आ गया। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस हाफ लेस देन greater than 1। ओके सो सॉरी यहाँ से क्या आ जाएगा, अच्छा इसको मैं खोल रखा था ना यहाँ पे, तो कितना आया था एट द एंड, यहाँ पे आया था x मोर देन 3/2 प्लस x लेस देन 0, सो x मोर देन 3/2 प्लस x लेस देन 0, तो क्या क्या आ गया, सो x x less than half। मतलब फाइनली लेस देन हाफ, अच्छा मैंने गलत कर दिया क्या, चेक करो, अच्छा वो हाँ ओके ओके सॉरी, सो यहाँ मेरी गलती है, ये मैंने यहाँ पे ये होता है ना x माइनस हाफ मोर देन 1 x माइनस हाफ लेस देन -1,
तो ये इधर आएगा, तो हाफ माइनस वन, सो हाफ माइनस वन कितना, -1/2। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये होता -1/2, तो ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी x < -1। मतलब क्या क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे, क्या लोगे तुम, तो ये -1 है, सही दोनों लगे ना, सो 2 पे और -1 पे, सो कितना हो गया 4/5, इज इट फाइन? यस सर। अच्छा, फिर इतना करने के बाद भी सर आंसर एग्जाम में गलत ही है गलत है मतलब? सर। मैं मॉड में गलत सॉल्व किया था एग्जाम। ओके ओके, अच्छा मतलब वहाँ गलती हो गया, तो यहाँ ऑप्शन है कि नहीं है, सो अच्छा यहाँ 4/5, मतलब वो जल्दीबाजी में गलती हो गया होगा, है ना, जैसे मैंने अभी गलती कर दिया था, मतलब हो जाती है गलतियाँ ना, मुझसे भी हुई थी, सो इस तरह से है, सो आपकी गलती से तो सारा आंसर में फर्क नहीं पड़ता। हैं, आपने जो गलती की उससे आंसर में फर्क पड़ता। हाँ यहाँ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बार है ना, मतलब अभी चूंकि मैंने जो किया है वो -1 ही लेता मैं, लेकिन इस तरह गलती एग्जाम में हो जाती है, जो जैसे आप मेजर मिस्टेक करते थे, मैंने जो किया उससे एग्जैक्टली कोइंसिडेंटली यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, सर 0.67 चल जाता है। मतलब यहाँ कोइंसिडेंटली चलो हो सकता है, लेकिन कुछ और गलत लिख देता तो फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन ठीक है अभी इसमें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वैसे हो जाती, तो ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन अप्रोच। तो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली कि हमने इसको पहले हमें क्या था, MGF का इन्होंने हिंट दिया था कि x be a random variable such that MGF of x exists, तो MGF का क्वेश्चन में हिंट दे रखा है ना कि MGF एग्जिस्ट करता है, और आपको मोमेंट दे रखा है, सारे मोमेंट दे रखे हैं, तो यहाँ से आपने एक्सपैंड किया उस तरीके से, एंड देन फाइनली समेशन सीरीज करके MGF आ गया, MGF आ गया, तो उससे मुझे PMF मिल गया, PMF मिल गया, तो इससे हमने ये निकाल लिया। एक्चुअली जैसे MGF से स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस तो तभी बता सकते हैं, लेकिन डिस्क्रीट में क्या है कि उस तरह का MGF आ जाता है, तो हमने डिसाइड कर लिया, अदरवाइज है ना ऐसे कंटिन्यूअस डिफिकल्ट होता है। जैसे कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कैसे पता चला कि डिस्क्रीट ही है, तो कि इस तरह के फॉर्म है, तो हम जानते हैं कि डेफिनेशन ऑफ MGF की pi/e है dixi, तो डिस्क्रीट में जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से, तो इसके उसके फॉर्म में आ गया, तो ना कोएफिशिएंट इज द x एंड बाहर जो प्रोबेबिलिटी है, तो ठीक है, दिस इज आल्सो फाइन। और कोई दूसरा अप्रोच कोई बताना चाहे, सो दिस इज वन ऑफ द अप्रोच। क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन से प्रोबेबिलिटी तक पहुंचना था ना, जनरली आपके पास PMF या PDF है तो एक्सपेक्टेशन निकालना आसान है या MGF निकालना आसान है, लेकिन इन्होंने MGF वाला हिंट दिया है क्वेश्चन में ना कि MGF एग्जिस्ट करता है, तो आप कहीं ना कहीं MGF निकाल के तो यहाँ सोच सकते हो कि MGF निकालना पड़ेगा, तो उस तरीके से एक वो तरीका है, बिना उसके करोगे मैं सारे मोमेंट हमने लिख भी दिए तो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, डिफिकल्ट। ठीक है, एक अप्रोच ये, और अप्रोच हो सकता है, ऐसे नहीं होगा, ऐसा हो सकता है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है ऐसे और भी अप्रोच जो इससे इजियर हो सकते हैं। ओके देखते हैं आगे, सो चलिए यहाँ पे आते हैं P वैल्यू वाला, तो ये कह रहा है आपसे कि x1 x2 x3 x4 be observed value of a random sample from an normal theta sigma square distribution where theta more than theta is real number, sigma दोनों अननोन है ना, सो यहाँ थीटा और सिग्मा दोनों अननोन है, मीन और वेरिएंस दोनों अननोन है। सपोज दैट x बार की ऑब्जर्व वैल्यू पता आपको, ये s स्क्वायर है उसकी ऑब्जर्व वैल्यू पता है, फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस थीटा 0 दिस द p वैल्यू ऑफ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। तो फिर से मैंने कहा था कि आपको एक तो पता होना चाहिए कि इसका क्रिटिकल रीजन क्या आता है, तो जब आप नॉर्मल में इसको टेस्ट करते हैं जहां सिग्मा स्क्वायर भी अननोन हो, तो कोई बताइए क्रिटिकल रीजन क्या आता है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट अगर आप लगाएंगे तो क्या होगा, अपॉन s/√n, क्योंकि सिग्मा अननोन है और यहाँ चूंकि ये टू साइडेड है तो इस तरह से कुछ होगा, इज इट, चेक करो यही होगा ना। ओके तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एक्चुअली आपके पास जो P वैल्यू आएगी वो इधर भी आएगी और इधर भी आएगी, है ना, क्योंकि ये मॉड है ना, तो आप एक निकाल लो डबल कर देना, है ना, सो इस तरीके का केस है, तो एक साइड का निकाल लो पहले फिर डबल कर देना, क्योंकि इसके आगे और इधर तो सेम ही रहेगा ना नेगेटिव। सो लाइक आप अगर फाइंड करें क्या P वैल्यू का डेफिनेशन है, मैं P वैल्यू अगर यहाँ पे लिखूं सो क्या होगा कि जो आपका एस्टिमेटर है, लेट्स से मैं इसको W बोल देता हूँ फॉर एग्जांपल, या T बोल दो, तो जो एस्टिमेटर आपका T है दैट इज मोर देन, हालांकि मोड ले सकते हो आप, तो मोर देन दिस लेस देन माइनस दिस,
है ना, मान लो ये k है और ये ऑब्जर्व वैल्यू k है, इधर माइनस k है, तो मोर देन k और लेस देन माइनस k सेम बात ही है ना। सो ये चीज सेम है, 2 टाइम प्रोबेबिलिटी t मोर देन k के, राइट। तो ये k क्या है, k है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ t। अब मुझे बताइए t की ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या आएगी, ये जो एस्टिमेटर है आपका, t की ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या आएगी, जिसको मैं k बोलता हूं। सो x बार क्या है, x बार है आपका 3.6 माइनस म्यू अंडर एच नॉट फाइंड करते हैं ना, गिवन अंडर एच नॉट इज ट्रू, यहाँ होता है एच नॉट इज ट्रू p वैल्यू का डेफिनेशन में, द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज मोर देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यूज गिवन एच नॉट इज ट्रू। तो एच नॉट में क्या है, थीटा आपका 0 है, मतलब मीन 0 है, अपॉन एस, एस की वैल्यू यहाँ दे रखी है इन्होंने, एस स्क्वायर है ये, तो एस की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर 20.25 अपॉन एन, एन हमारा 4 है, तो रूट एन मतलब 2। बताइए कोई सिंप्लीफाई करे क्या आता है इसकी, मतलब फाइनल कैलकुलेशन क्या आएगी, कैलकुलेटर है ना, यूज करो। 0.10 कितना, 7.2 अपॉन रूट 20.25, बताओ भाई। सब 0.104। वन नहीं, इसकी k की वैल्यू क्या, ये सही है, बाकी लोग मतलब ठीक है, पूछ रहा हूं मैं। सर इसको पूरा सोल्व करने पर 0.108 आ रहा है सर। नहीं आंसर तो ठीक है, मैं अभी इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ, ये कितना है सिंप्लीफाई करके, 1.6 1.6। सो ये आपका 1.6 है, ये क्या है कि जो एस्टिमेटर है मेरा या जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो गिवन डेटा के हिसाब से। अब मुझे ये निकालना होता है कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसकी वैल्यू उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू से ज्यादा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ से मुझे निकालना है 2 टाइम प्रोबेबिलिटी, ये जो है आपका, अच्छा इसका डिस्ट्रीब्यूशन में निकालना पड़ेगा आपको। सो बताइए आप लोग t का इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, x बार माइनस म्यू एस अपॉन रूट n, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, tn-1, सो t3 मतलब, सो n4 है यहाँ पे, सो t डिस्ट्रीब्यूशन फिर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मोर देन 1.6। अब ये जहां तक मुझे आइडिया, ये आपके पेपर में लिखा रहा होगा ये क्या होता है, क्या दिया था ऐसा कुछ, t3 अल्फा मान लो इज इक्वल टू 1.6, तो वहां पे अल्फा क्या है बताओ मुझे, उसमें दे रखा होगा पेपर में जहां तक मुझे आइडिया है, ऐसा होना चाहिए, था कि नहीं था, क्योंकि इसमें फर्स्ट पेज नहीं है। 0.104। मतलब आप ये कह रहे हो 2 टाइम ये 0.104 ये, यस ओके, सो 0.208। सो किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, क्या आपने भी ऐसे किया है, ठीक है ना, ये वन साइडेड नहीं था, पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे वन साइडेड था, तो वहां आपने देखा होगा 2 नहीं लिए होंगे हमने, क्योंकि वहां था थीटा मोर देन 0 जो पिछले साल आए थे, गेट में भी ऐसे क्वेश्चन थे, मोर देन 0 था, तो मोर देन था मतलब एक साइड का ही निकालना था, यहाँ मॉड है क्योंकि नॉट इक्वल टू मॉड है तो दोनों साइड का निकालना पड़ेगा, ओके। तो आइए यहाँ पे आते हैं, इसमें बोल रहा है कि x1 x2 xn क्या है, रैंडम सैंपल है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर पैरामीटर का इस तरह कॉम्बिनेशन इन्होंने दे रखा है, यूनिफॉर्म ए बी टाइप का है, ए की जगह ये बी की जगह ये, x बार आपका ये है और एस स्क्वायर अगर रूट लिया होता तो देखो ये वो एस स्क्वायर नहीं है सैंपल वेरिएंस वाला, सैंपल वेरिएंस में क्या होता है n-1 नीचे होता है, यहाँ पे क्या है n है, ध्यान से देखो 1/n है, ठीक है ना, सो इट इज नॉट सैंपल वेरिएंस, एस स्क्वायर इज नॉट सैंपल वेरिएंस। अब देखिए तो आप लोग क्या करते हैं, म्यू कैप सॉरी थीटा कैप एंड सिग्मा कैप इज द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा एस्टिमेट व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आप लोग क्या करते हो इसमें बताओ, ex इज इक्वल टू x बार एंड 1 बाई मतलब ex स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 पैरामीटर है तो मैं इसको यूज करूंगा, हालांकि इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे सो यू कैन ऑब्टेन
वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेक करो। इन दोनों को यूज करके ये आ जाएगा। ओके ठीक है, तो अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 3। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि मुझे रिलेशंस चाहिए ना, तो नहीं तो फिर आपको यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एस स्क्वायर को इन्वॉल्व करना है, मतलब इस वाले एस स्क्वायर को इन्वॉल्व करना है मुझे। सो दिस इज दिस। अब एक इक्वेशन ये है आपके पास, एक इक्वेशन ये है, इन दो इक्वेशन से सारे ऑप्शन चेक हो जाएंगे। तो बताइए, मैं इधर करता हूं इसको। सो मैंने कहा ई एक्स इज एक्स बार और वेरिएंस एक्स इज एस स्क्वायर। अब एक्स बार यहाँ कितना आएगा बताइए, मतलब ई एक्स कितना आएगा, आप लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म ए कॉमा बी है, तो यूनिफॉर्म ए कॉमा बी में मीन होता है ए प्लस बी बाई 2, तो कितना आएगा ये थीटा प्लस ये आएगा आपका हाफ, देखना भाई, सो हाफ 2 थीटा प्लस सिग्मा बाई रूट 3 प्लस रूट 3 सिग्मा, ऐसा कुछ। और ये वेरिएंस आएगा, क्या होता है वेरिएंस, b माइनस ए होल स्क्वायर बाई एन, तो b माइनस ए होल स्क्वायर बाई एन का मतलब है नहीं सॉरी b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12 ना, सो 12, यस सर। तो यहाँ पे 1/12 b माइनस ए होल स्क्वायर, तो जब मैं b माइनस ए करूंगा थीटा थीटा कैंसिल, सो रूट 3 सिग्मा माइनस सिग्मा बाई रूट 3, रूट 3 सिग्मा माइनस सिग्मा बाई रूट 3 इसका स्क्वायर, b माइनस ए होल स्क्वायर बाई रूट 3। थोड़ा सिंपलीफाई कर लो इसको, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आया एक्चुअली, दिस इज इक्वेशन एंड दिस इज इक्वेशन, तो इसको यूज करना है, इसकी वैल्यू मैंने वहाँ लिखी है और इसकी वैल्यू मैंने वहाँ लिखी है। तो अब मेरे पास आ गया x बार इज इक्वल टू, सिंपलीफाई कर लो, सो थीटा प्लस सिग्मा कॉमन ले लो, अच्छा यहाँ मैंने गलती की लिख दिया, तो ठीक है, सो यहाँ से क्या करो, रूट 3 कॉमन ले लो, सो 2 रूट 3 एंड जब कॉमन ले लो रूट 3 तो एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना, 1 + 3 4, सो ऐसा आ जाएगा, चेक कीजिए आप लोग, सो ये कुछ ऐसा आ गया। एंड दूसरी है एस स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से सिग्मा स्क्वायर बाई 12, सिग्मा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, लगाओ इसमें माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3 + 1/3 माइनस 2ab, सो -2, तो फाइनल आ गया 1 + 1/3 4/3, 4/3 कट गया ये, तो 1 सिग्मा स्क्वायर बाई 9। अब चेक करो, अब चारों ऑप्शन में तुम ये पुट करते जाओ, इससे आ जाएगा कि आपसे क्या पूछा है, तो x बार की वैल्यू ये आई और s की वैल्यू आई वहां से सिग्मा बाई 3, ये हर ऑप्शन में पुट करो, आपको दिख जाएगा कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। क्या बोला इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो 3 सही होंगे 1 गलत होगा, तो चेक करो पुट कर करके, आपको सिग्मा कैप पता चल गया है, थीटा कैप पता चल गया है, पुट करो देखो इसके इक्वल आ रहा है क्या, यहाँ भी पुट करो देखो इसके इक्वल आ रहा है क्या, यहाँ पुट करो देखो इक्वल आ रहा है क्या, यहाँ पुट करो देखो इक्वल आ रहा है क्या, तो कौन सा गलत आ रहा है बताओ आप लोग जिन लोगों ने किया है, करके देख लो अभी देखो। तो मैंने ये कहा कि थीटा आया आपके पास, अभी करके देखो, नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे था एक्स बार है, अच्छा सॉरी थीटा निकाल, मतलब कैसे कोई भी एक कर लो ना, थीटा निकाल लो या एक्स बार निकाल लो, तो राइट साइड में पुट करो लेफ्ट साइड आ जाएगा, कैसे भी करो, AC सिग्मा बाई रूट 3 है ना, AC सिग्मा बाई 3 एंड थीटा इज, अरे क्या करो, एक्स बार इज है ना, so x बार इज थीटा प्लस 4 सिग्मा बाई, so x बार इज थीटा प्लस 4 सिग्मा बाई रूट 3, ठीक है ना। अब ये वैल्यूज पुट करो किसी एक साइड में एंड आपको दिख जाएगा कौन सा गलत है, सो राइट साइड में पुट करो, RHS में पुट करते जाओ, या अगर LHS पुट करना तो यहाँ से निकालो फिर सिग्मा और थीटा, ठीक है, RHS से पुट करते जाओ, बताओ कौन सा गलत आ रहा है। किसी ने नहीं सॉल्व किया क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में, सर ये क्वेश्चन काफी टाइम खाने वाला था।
हम्म। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जो टाइम खाने वाले बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत लेने देने क्वेश्चन है। तो पुट करना, देखना कौन सा इनकरेक्ट आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक कर दिया, आप करके देखना एक बार क्या आता है। उसमें 3 आएगा सर। 3 आएगा। और एक एक थोड़ा रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर कोई अगर कर रहे हो आप सारे क्वेश्चन, एक काम करना, बस एक पेज पे क्वेश्चन 1 आंसर। अच्छा कैसे लगाओगे, क्योंकि सबका ऑर्डर तो अलग अलग है। ओके, फिर आईडी के हिसाब से करना सर पड़ेगा। वो बन रहा है, बना रहे हैं, सर बोले। बना रहे हो ना, ठीक है फिर तो सही है, क्योंकि आईडी के हिसाब से बना सकते हो तुम, या क्वेश्चन टाइप करके बनाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, फिर तो बना रहे तो अच्छा है। ओके हाँ, क्योंकि जो एग्जाम दे के एक बार हुआ, एक बार और थोड़ा कर लो, हो जाएगा। चलो इस पे आते हैं। तो ये फिर से क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा घुमाया है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं फिर से बोलूंगा जैम में आया हुआ है, या एटलीस्ट वीकेंड वर्क की में एग्जांपल है ये। आंसर भी कुछ इस तरह से ही उसका है, अगर आप चेक करो वीकेंड वर्क की पहले चैप्टर में ही, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में, तो टॉपिक में ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ पॉइंट ए बी चूजन एट रैंडम फ्रॉम रेक्टेंगुलर रीजन 0 to 0 4। सो लाइक ऐसा है कि मान लो ये 2 है और आगे जाकर मान लो यहाँ 4 है, तो आपने क्या किया 0 और 2, ये आपका सैंपल स्पेस है। एक्चुअली यहाँ ए भी एक रैंडम वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ए इज अ रैंडम वेरिएबल टाइप, बी इज अ रैंडम, क्योंकि ए इज अ रैंडम पॉइंट फ्रॉम 0 to, तो कहीं से आप ए चूज कर लोगे। बी इज अ रैंडम पॉइंट फ्रॉम 0 4, सो ए भी रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल भी एक रैंडम वेरिएबल टाइप का है। सो प्रोबेबिलिटी दैट द एरिया ऑफ द रीजन दिस, जरा इसको मॉडिफाई करो। सो राइट साइड को ओवर बनाने के लिए क्या करेंगे हम, मुझे राइट साइड को ओवर बनाना है तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी। सो x अपॉन a प्लस y अपॉन b लेस देन इक्वल टू 1। और ये देख के आपको याद आ रहा होगा ये कौन सा ज्योमेट्रिक फिगर है, किसका इक्वेशन है ये? सर लाइन। जी, लाइन विथ इंटरसेक्ट a एंड b। सो लाइक ये वाली लाइन है एक्चुअली, x by a प्लस y by b लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1। अब पूछ रहा है कि ये जो एरिया है, दिस एरिया विल बी लेस देन इक्वल टू 1, है ना? सॉरी, एरिया विल बी लेस देन 2। हाँ, तो हमसे पूछा क्या प्रोबेबिलिटी है कि एरिया इस वाले लेस देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी है, इस रीजन का एरिया जो होगा वो लेस देन 2 होगा। सो ठीक है, तो एरिया क्या होगा बताइए, इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, इसलिए ट्रायंगल का एरिया सर हाफ ए इंटू बी। जी, तो ए बी अपॉन 2 हो गया। सो यहाँ से आपके पास आ गया ए बी लेस देन 4। अब ए बी एक रैंडम वेरिएबल है, ए बी इज लाइक एक्स वाई, यूं समझ लो आप, तो मैं इसको कुछ वैसे लिख देता हूँ। तो ए का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ए इज यूनिफॉर्म ओवर 0 2, बी इज यूनिफॉर्म ओवर 0 4, इस तरह से कि ए यूनिफॉर्म है 0 2 पे, बी यूनिफॉर्म है 0 4 पे। तो इसका जॉइंट पीडीएफ आपको पता है, ए का जो पीडीएफ होगा 1/2, बी का 1/4, तो जॉइंट पीडीएफ जो होना है, सो 1/2 इंटू 1/4 डी ए डी बी। अच्छा, डी ए डी बी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है तो तुम थोड़े चेंज कर लो, है ना। मतलब ए को मैं चलो यू और बी को वी लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे माइंड में रहता है ना ए बी कांस्टेंट की तरह है। सो तुम डी यू डी वी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें क्या देखो, तुम्हें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। तो चलो मैं इधर करता हूँ, तो जरा समझो। अब इसमें ये था कि लाइक ए जिसका नाम तत्काल मैं यू रख रहा हूँ, सो यूनिफॉर्म ओवर 0 2, बी जिसका नाम वी रख रहा हूँ यूनिफॉर्म ओवर 0 4। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है u इंटू वी इज लेस देन 4। तो डबल इंटीग्रेशन, और अब इसका ग्राफ बना लो पहले तुम, तो u भी लेस देन 0 4 है ना। अच्छा, तो जॉइंट पीडीएफ इसका 1/2 1/4, पहले dv du कर लो। सो आप लोग जानते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, a कैन टेक मैक्सिमम वैल्यू 2 और b कैन टेक मैक्सिमम वैल्यू मतलब 4 तक। सो ये है। सो अगर इस पॉइंट का अगर आप वो निकालो, दिस इक्वेशन इज xy इज इक्वल टू 4, मतलब u v इज इक्वल टू 4।
मैं u और v एक्सिस ले रहा हूँ, सो u v इज इक्वल टू 4। सो u v 4 है, तो जब u 2 है तो v भी 2 होगा, और जब यहाँ पे v 4 है तो u 1 होना पड़ेगा क्योंकि u v इज 4। ओके, तो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन। ठीक है, सो प्रॉब्लम ये इंटीग्रेशन को दो पार्ट में करना पड़ेगा, नहीं क्योंकि अगर आप यहाँ करोगे तो ये रीजन अलग करना पड़ेगा, और यहाँ करोगे तो ये रीजन अलग करना पड़ेगा। सो मैं बोल रहा हूँ है ना, ये रीजन अलग या तो ये रीजन अलग, किसके हिसाब से करोगे वो करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन दो पार्ट में करना पड़ेगा, मतलब ये है। मतलब एरिया ही तो है ना डायरेक्टली, 8 तो वो हो गया टोटल एरिया, ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म है तो ऐसे भी कर सकते थे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है 8, सैंपल स्पेस का एरिया कितना है 2 4 जा 8, तो वही 8 यहाँ पे है। ओके, तो एक काम भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया 8 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो वो हो गया एक्चुअली, तो बस एरिया निकाल लो न्यूमरेटर का। तो एक काम वो भी कर सकते थे है ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अपॉन, ये कुछ और नहीं है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो ऊपर दिख रहा है अपॉन 8 ये वाला 8 की बात कर रहा हूँ। सो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है समहाउ, ठीक, कर दो इंटीग्रेशन अब। सो 1/8 बाहर करके अब इंटीग्रेशन कर लो, है ना, क्या होगा। सो इसमें चलो इसका कुछ नहीं है, एक मैं कैसे करूँ मैं, मतलब देख लो भाई, या तो कैसे डी यू डी वी लेना है, डी वी डी यू लेना है। जैसे मैंने क्या लिया हुआ है डी वी डी यू, तो वी पहले ले रहा हूँ मैं, तो वी अगर पहले ले रहा हूँ तो वी लाइक दिस, तो इस 1 - 3 कर दो तो 8 पर ही होता अच्छा हाँ फाइन फाइन। सो एक काम करते हैं, सो 1 माइनस, अब जो ऊपर वाला एरिया उसका निकालो, सही कह रहे हो, तो यहाँ से कर लो, ये इजी रहेगा। सो दिस इज v इज इक्वल टू 4 है ना, एंड दिस कर्व इज u v इज इक्वल टू 4, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब क्या करते हैं ना, 8 तो है, 1/8 बाहर कर लिया, जस्ट एरिया निकाल रहा हूँ जस्ट मैं। तो सो पहले dv फिर du, तो v का यहाँ से है u/4 से लेके 4 तक, ठीक है v। अब ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, तो यहाँ पे 2 है और ये आपका 1 है ना, तो 1 से 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है जस्ट, क्योंकि एरिया निकाल रहे थे। सो जस्ट इंटीग्रेट कर लो इसको। सो 1 माइनस 1/8, अब इंटीग्रेट करोगे तो 4 माइनस u/4, सो 4 माइनस u/4 du 1 से 2। सो देख लो कोई कैलकुलेशन गलती ना किया हो तो। अच्छा मैंने गलती कर ही दिया, u/4 नहीं 4/u होता ना यहाँ गलती हो गया। सो uv इज 4, तो v की लिमिट होगी 4/u, ठीक है। सो यहाँ आएगी u/4 की जगह 4/u, ठीक है। सो ये 4/u ओके, अब इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। 4u माइनस 4 log u, तो जहां तक मुझे पता है इसका आएगा 1/log2 log 2 बाई क्या है ऑप्शन, ये 2 आएगा, चेक करो एक बार है ना, इसका इंटीग्रेशन कर लो। So, ये 2 आएगा, जस्ट चेक, क्योंकि 4 है ना, ऊपर 4 कॉमन ले लोगे तो 2 बचेगा, एलसीएम ले लो तो ये आंसर आ जाएगा इंटीग्रेट करके। ठीक है, तो ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग ही हो गया, क्योंकि है ना इस तरह से करे, तुम्हें एरिया निकालना है ना, ये था प्रोबेबिलिटी, एरिया जो है दिस एरिया इज लेस देन 2, तो वो करते गए। फिर अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको ग्राफ बना के वो रीजन निकाल, एरिया निकालना पड़ेगा शेडेड रीजन का अपॉन दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल था ये, है ना, एक ट्रायंगल का एरिया था। बाद में फिर इसको प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इज इट फाइन, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप, कुछ पूछना। चलिए नेक्स्ट, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है ना, अंधविश्वास मत करना, चेक करना ये आ रहा है क्या। चलिए यहाँ आते हैं। सो ये क्वेश्चन है 20 नंबर। ओके, तो ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड, देखो 3, अब यहाँ पे देयर आर 3 रैंडम वेरिएबल्स, उसका ज्वाइंट पीडीएफ आपको दिया है। सो एक्स वाई जेड बी अ रैंडम वेरिएबल हैविंग ज्वाइंट पीडीएफ दिस। सो 1/2xy है, जब 0 लेस देन z लेस देन y लेस देन x इज 1 लेस देन 1, और 0 लेस देन z लेस देन x
ध्यान दो, देखो z लेस देन x है, x लेस देन y है, और यहाँ 2x लेस देन 2 है, तो यहाँ से एक इंटरप्रिटेशन ये आता है कि x लेस देन 1 है, और x लेस देन 1 का मतलब ये हो गया कि यहाँ x था, तो लाइक z हैज टू बी लेस देन 1, ठीक है ना, और यहाँ भी देखो x लेस मतलब y, सो कहने का मतलब ये है कि x y z जो है 0 से 1 के बीच के ही नंबर है ना, ये 2 देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि z की वैल्यू 2 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो x y z तीनों नंबर 0 1 के बीच के ही हैं। ओके अब देखो यहाँ पे, सो हमें क्या चाहिए, सीधा ऑप्शन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो फिर से वही है फॉल्स, मतलब 3 ट्रू होगा 1 फॉल्स, है ना। सो है जैसे ये उस तरह का क्वेश्चन है जैसे मान लो कहीं पे प्रूव दैट है 4 पार्ट, अब इन्होंने 3 पार्ट सही दिए 1 पार्ट गलत, कुछ पलट के दे दिया होगा। ओके सो लेट्स चेक। तो पहली बात है यहाँ नोटिस करो आप, z लेस देन y लेस देन x, z लेस देन x लेस देन y, और आपसे फोर्थ पार्ट में क्या पूछ रहा है ये, यहाँ पूछ रहा है आपसे प्रोबेबिलिटी z लेस देन y लेस देन x, तो ये किस पार्ट में जाएगा, चेक करो। मैं ये बोल रहा हूं यहाँ पे कि ये जो है प्रोबेबिलिटी z लेस देन y लेस देन x, अच्छा z लेस देन y लेस देन x ना, ओके ओके, सो यहाँ पे कहाँ है z लेस देन y लेस देन, अच्छा ये यहाँ तो है ना, ओके, तो यहाँ तो है ही, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा नहीं, और यहाँ पे है x लेस देन y लेस देन z, अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो x लेस देन y लेस देन z, तो वो कहाँ जाएगा, ये वाला रीजन किस में है, रीजन 1 में, रीजन 2 में, या रीजन 3 में, किस में होगा, x लेस देन y लेस देन z, दिख रहा है तुम लोग, है ना, तो ये तीसरे वाले में चला जाता है, ये 0 हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि ये केस है नहीं, तो ये तो पहला मतलब हमें फॉल्स चुनना है, तो पहला इज स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है ना, मतलब मेरा कहने का मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट, हमें फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है, तो हमें जो चुनना है वो फॉल्स चुनना है। सो लाइक ये है कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि x लेस देन y लेस देन z है ना, सो यहाँ z लेस देन y लेस देन x था, z लेस देन x लेस देन y, x लेस देन y लेस देन z है इसमें, तो ये तीसरे वाले इसमें आएगा, दैट प्रोबेबिलिटी इज 0। अच्छा अब अगर b पार्ट पे आए कि वेरिएंस ऑफ y गिवन x, वेरिएंस ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू हाफ, सो यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे सेकेंड ऑप्शन के लिए, ज्वाइंट निकालना पड़ेगा, हाँ एक्स वाई का ज्वाइंट निकालना पड़ेगा, राइट, तो चलो निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना है, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है इसको, तो देखो मैं ज्वाइंट निकालता हूँ, सो इसमें आया था ना एक बार ये वाली चीज, किसी को आइडिया हो अगर तो, हमने ऐसा किया, हाँ रिकरेंस रिलेशन वाला जो था, जिसमें हमने किया था कि x को 0 रख दो, तो x को 0 रखोगे तो क्या होगा, मतलब उस तरह से कराया होगा, हालांकि जिसको डायरेक्ट आइडिया है तो उसको पता है कि x किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, क्या होगा यहाँ पे, हाँ तो ये डायरेक्टली रिजल्ट भी है एक्चुअली, पॉइसन लैम्डा, इस तरह का केस हो तो जैसे पॉइसन लैम्डा, और डायरेक्टली आप ये देख भी सकते हो, जैसे x इज इक्वल टू x प्लस 1 का आप निकाल के देखो, तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल, सो ये लैम्डा अपॉन x प्लस 1 आउट कर दो तो कुछ और नहीं, इसमें बचेगा e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, तो डायरेक्ट रिलेशन है ये पॉइसन के लिए, और ये एक टेस्ट में अभी हमने डिस्कस किया था, रिसेंट टेस्ट हुआ था उसमें डिस्कस किया था हमने, आई थिंक लास्ट टेस्ट जो था शायद उसी में, तो ये हमने डिस्कस किया था, इसमें क्या है, ये भी लैम्डा है तो x विल फॉलो पॉइसन लैम्डा, हो जाएगा सॉल्व, सो पॉइसन ln3 अब पुट कर लो हो जाएगा, तो वेरिएंस x तो कितना होता है वेरिएंस पॉइसन का, ln3 हाँ ये हो जाएगा, ठीक है ना, जिनको अगर नहीं पता है, मान लो नहीं दिखे पता चला, क्या करोगे फिर, यू पुट x इज इक्वल टू 0, तो क्या बनेगी p1 इज इक्वल टू ln3 अपॉन 1 p0, फिर p2 x को 0 रखो फिर 1 रखो फिर 2 रखो फिर 3 रखो, और उसको ऐड कर दो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से, तो ऐड करके देखोगे तो ये यहाँ से p0 आ जाएगा, p0 आई थिंक आता है 1/3 आ जाएगा, हाँ p0 1/3 आ जाएगा, और उसके बाद फिर पुट कर दोगे तो फिर p1 p2 p3 आ जाएगा, तो उस तरह के देखोगे तुम्हें पता चलेगा अच्छा तो पॉइसन है।
अगर तुम डिफरेंट है ना पुट करोगे, फिर P1 निकालो यहाँ से, फिर P2 निकालो, तुम्हें दिखेगा अच्छा तो पॉइसन को फॉलो कर रहा है। तो उस तरीके से अगर डायरेक्टली रिलेशन याद है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है इन केस ऑफ पॉइसन आइडेंटिटी समझ लो। सो पॉइसन के केस में ठीक है, इससे हो जाएगा ना। हमने एक टेस्ट में किया अभी था रिसेंटली, तो इनको याद रहा होगा। इसका बताओ। कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो क्या होगा? फोर्थ पार्ट तो बहुत इजी सा है ना। हमारे पास जो सैंपल है साइज 2 का है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल 1। तो ये बताओ कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में जानते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ मीन कितना है 1 है ना, तो 1/2 हो जाएगा। डी तो करेक्ट है, लेकिन आपसे फिर से पूछा है कि कौन सा फॉल्स है, आपसे ये पूछा है कि फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट है, तो फॉल्स बताना है हमें। तो ये तो ट्रू हो गया। इसमें क्या आया तुम लोगों का? सर फर्स्ट और 3 चेक करने नहीं आ रहा, सेकंड चेक किया तो फॉल्स आ गया। सेकंड चेक किए फॉल्स आ गया। फर्स्ट और थर्ड में एक्सपेक्टेशन निकाल कर चेक कर सकते हैं। ओके ठीक है। सी का एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो 2 आ रहा है, सो थोड़ा कंफर्म हो रहा है। मतलब शुरू ट्रू हो सकता है। हालांकि तुमने बताया था ना ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। एक्चुअली एक रिजल्ट है कि व्हेन x follows ये एक्सरसाइज follows IID exponential 1, so then x मान लो kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस x k minus 1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हैव डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 अपॉन ये होगा k प्लस 1 माइनस नहीं n प्लस 1 माइनस k, n सैंपल साइज है ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, यहाँ से तुम देख लोगे तो x2 माइनस x1 जो है ये तुम्हारे यहाँ से एक्सपोनेंशियल 1 ही आ जाएगा। तो इसका 2 टाइम करोगे तो क्या होगा, अगर x एक्सपोनेंशियल 1 है तो उसका 2 टाइम क्या होता है, एक्सपोनेंशियल 2 होता है ना, chi² 2। तो ये c ट्रू है। अब इसका क्या है, जस्ट इंटीग्रेट करना है तुम्हें ना। तो कैसे इंटीग्रेट करोगे सेकंड पार्ट में? x इक्वल टू y लाइन ड्रॉ करके, मतलब y बराबर 3x इस टाइप का ना, 3x लेस देन y। यहाँ तुम्हारे पास है ना। सो लाइक प्रोबेबिलिटी अभी अगर मान लो मिनिमम 3x1 लेस देन x2 तो कितना आता है, ये सॉल्व कर लो। तो अगर मिनिमम मान लो x है तो x1 है तो इस तरह से होगा, और अगर मिनिमम x2 है तो इस तरह से होगा, यही ना। क्या आंसर आ रहा है इसका? चेक करो इसको कितना आता है। तो इसको इंटीग्रेट करके देख लेना ठीक है, ये नहीं आएगा 1/3। सो यही वाला फॉल्स ऑप्शन है। सो ये फॉल्स आएगा ठीक है। और सर फर्स्ट वाला भी हो जाएगा ना 3 वाला का एप्लीकेशन करके। हाँ हाँ क्या आएगा? सर वो x1 तो chi² 2 हो जाएगा, न्यूमरेटर ना। वो देखना पड़ेगा सर। x1 मतलब chi² टाइप का है, नीचे वाला भी chi² है, ऊपर वाला भी chi² है, तो वो x2 में बन जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कर। हाँ उसको फिट करके बना सकते हो तो से कन्वर्ट हो जाएगा। मे बी आई थिंक वो ट्रू होगा, इसको देखना ही पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट कैसे पता होगा सर, ये तो बड़ा खतरनाक सा रिजल्ट था। हाँ नहीं ये तो एक है स्पेसिंग में हमने
पिछले क्लास में क्या डिस्कस किया था? बीटा यूनिफॉर्म के लिए हमने डिस्कस किया था, बीटा होता है नहीं? तो यूनिफॉर्म हाँ, यूनिफॉर्म के लिए डिस्कस किया था कि ये जो डिफरेंस है वो बीटा फॉलो करता है। ओके, एक्सपोनेंशियल के लिए एक्सपोनेंशियल रहेगा, ये है रिजल्ट। ठीक है, तो इससे आ जाएगा, देखना है पड़े, नहीं तो जो बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में जॉइंट ऑटोस्टैट्स का है क्या सर ये? हाँ यहाँ पे था, लेकिन जरूरत नहीं है, 2 ही सैंपल है ना, तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, यहाँ 2 ही है ना इस तरह से। तो हालांकि ज्वाइंट यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली तुम कर सकते हो 3x1 लेस देन x2 या 3x2 लेस देन x1, और हाफ हाफ चांस है कि x1 लेस देन x2 होगा, इस तरह से। तो इसका आंसर 1/3 नहीं आएगा, तो तुम 3x1 लेस देन, मतलब इसको x1 पहला मान लो कि स्मॉलर x1 है और सेकंड वाला लार्जर है, तो 3x1 लेस देन x2 प्रोबेबिलिटी निकाल देखो क्या आता है। मतलब इसको तुम वो लगा लो, चाहो तो टोटल प्रोबेबिलिटी लगा लो, हाफ इंटू 3x1 लेस देन x2 प्लस हाफ इंटू 3x2 लेस देन x1, तो दैट विल नॉट बी 1/3। अगर मैं ज्वाइंट यूज ना करो तो ज्वाइंट भी यूज कर सकते थे तुम, अगर ज्वाइंट यूज करो तो ज्वाइंट भी यूज कर सकते हो, पर ज्वाइंट मत यूज करो, टोटल प्रोबेबिलिटी यूज कर लो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं ऐसा सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन में कि लाइक हाफ इंटू हाफ, क्यों मैं मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बीइंग लेस देन x2, सो 3x1 लेस देन x2 प्लस हाफ, दूसरा केस है x2 लेस देन x1, तो यहाँ से हो जाएगा 3x2 लेस देन x1। ये चेक करो, ये तो इजी है ना। अब तो हम इंटीग्रेट कर देंगे ज्वाइंट को इस रीजन पे, उसके ज्वाइंट इंडिपेंडेंट है, तो e की पावर माइनस x1 e की पावर माइनस x2, इसको इंटीग्रेट करो इस रीजन पे, फिर ऐसे ही इसको कर लो। तो हालांकि आईआईडी है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, इसका आंसर सेम ही रहेगा। चलो यहाँ आते हैं, तो इसका कैसे किया तुम लोगों ने? ये सेंटर यूनिट टाइप पर नहीं दिख रहा है? ओके, सो बताओ इसका क्या है, इसको तुम फिट कर लो ना। मान लो मैं अगर ऐसा लूँ, यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, सो xi अपॉन i जो है, देखो यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ भी xi अपॉन i है ना, तो मैं इसको नया नाम दे दूँ, मान लो yi नाम रख दूँ, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, yi इक्वल टू 1 इज 1/4 एंड yi इक्वल टू 2 3/4, तो ये हो गया इसका, बाकी अदरवाइज 0 हो जाएगा, यही है ना। यहाँ से i नीचे बुला लिया, अब यहाँ से तुम y बार निकाल लोगे, तो ये क्या है, एक्चुअली तुम रूट n कॉमन ले लो, इसमें से रूट n कॉमन लो न्यूमरेटर। मैं जैसा सोच रहा हूँ, हो सकता है तुमने अलग तरीके से किया हो, वो भी हो सकता है। सो अगर इस तरीके से सॉल्व करें, रूट n कॉमन लो तो यहाँ 1/n हो जाएगा, तो ये y बार हो जाएगा, चेक करो, क्योंकि ये yi है और ये रूट n कॉमन लिया तुमने, तो 1/n हो गया, तो c1 y बार प्लस c2 रूट n तुम बाहर कर चुके हो। दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। अब देखो कर पाओगे? सो इसका मीन कितना आएगा? अच्छा कुछ हमने थोड़ा तो नहीं ना, ठीक है ये, तो इसका मीन कितना होगा इस क्वांटिटी का, या तुम और थोड़ा और ब्रेक करो, तो तुम इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर लो, y बार माइनस समथिंग एंड सिग्मा अपॉन रूट n, इसको इधर बुला दो नीचे, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। तो ये जो म्यू होगा ये क्या हो जाएगा, e ऑफ y बार या e ऑफ जस्ट yi, कोई एक y ले लो, y1 ले लो चाहो तो ये म्यू हो जाएगा ना, एंड जो सिग्मा है दैट सिग्मा विल बी रूट अंडर वेरिएंस ऑफ y1 ले लो, मतलब कोई एक ले लो, चेक करो, इससे हो जाएगा। तो तुम्हें समहाउ इसको फिट करना है, फिट कैसे करोगे, सो यू जस्ट टेक कॉमन, मान लो c1 बाहर निकाल दिया मैंने, तो बचा y बार प्लस c2/c1, फिर c1 को नीचे लो, इस फॉर्म में लिख दो उसको, एंड जो y बार अकेले होना चाहिए, बाकी माइनस में कुछ होगा और अपॉन में कुछ होगा, इस तरह से, तो इसको फिट कर लो, उसको हो जाना चाहिए। आप लोगों ने कैसे की?
ठीक है ना, यहाँ से आ जाएगा ना y1 तो मुझे पता है ना, यहाँ से मीन e ऑफ y1, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा मीन 1/4 प्लस 6/4 है ना, कितना 7/4 एंड वेरिएंस ऑफ y1, तो ये निकल जाएगा यहाँ से क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो पता ही है मुझे, तो ये आ जाएगा। और इसको सम ऑफ इंटीग्रेट कर, बस दो इक्वेशन, दो अननोन है c1 c2, और आपके पास दो इक्वेशन यहाँ से बनेंगी म्यू और सिग्मा से, तो उसे आ जाएगा, करके देखना हो जाएगा। किसी ने सॉल्व किया था कि नहीं, ये किसी और तरीके से किया था बताओ आप लोग। दिस फाइन, सेंटर लिमिट फॉर्म लगा रहा हूं मैं। अब करके देखना, नहीं हो तो फिर पूछो नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो ये कह रहा है कि x y be jointly distributed random variables such that for every fixed lambda more than 0 the conditional distribution of x given y, so x given y is equal to lambda is Poisson lambda, है ना, मतलब y equal to small y होगा अगर तो Poisson y होगा like this। तो आपसे पूछ रहा है कि if the distribution of y is, y का डिस्ट्रीब्यूशन है गामा कितना 2,5, तो ये क्या होगा। अब देखो यहाँ डिपेंड करता है गामा कौन सा वाला दिया था तुम्हें क्वेश्चन में, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये देख के कि ऐसा वाला ये वाला दिया होगा, तुम्हें याद होगा गामा में फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन में लिखा होगा गामा क्या था, तो ये रहा होगा गामा अल्फा, ये वाला रहा होगा, यही था क्या, चेक करो, या बीटा न्यूमरेटर में था डिनोमिनेटर में था, सर बीटा डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में था, तो यहाँ लिखूं मैं, तो बाकी लोग चेक करो भाई डिनोमिनेटर में था कैसा वाला था क्या, तो यहाँ पुट करेंगे तो सर अल्फा बीटा मीन आ रहा था, अल्फा बीटा मीन, तो अल्फा बीटा मीन आ रहा है, अच्छा अच्छा, तो फिर डिनोमिनेटर में ही होगा ना, यस सर, ठीक है, तो इस तरह से ठीक है, यहाँ x अपॉन बीटा हो जाएगा। अब वो देखना पड़ेगा वो गामा कौन सा दिया है इस क्वेश्चन में, मतलब वो गामा यहाँ पे लिखा है इन्होंने गामा, तो इसको फर्स्ट पेज पे आपको डिफाइन किया हुआ गामा क्या है और उसके हिसाब से, तो ये हो गया। तो अब पूछ रहा है कि क्या इसमें दिक्कत है किसी को, इसको आप सॉल्व नहीं कर लोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी लगा के लगा सकते टोटल प्रोबेबिलिटी एफ वाई ऑफ वाई इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0, probability x is equal to 0 given y is equal to let's say y and integration total probability क्योंकि कंटिन्यूअस है इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी dy, इसका पीएमएफ पता है ना मुझे, अब इसका भी पीडीएफ पता है, वो वाला यूज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/γ2, तो अल्फा आपका 2 है, बीटा आपका 1/2 है, सो ये आ गया, चेक करना ठीक है ना। तो मतलब ये पीडीएफ मुझे यहाँ से पता है y का गामा है ना, तो ये पुट कर लेंगे, और ये वाला पीडीएफ पॉइसन है, तो पॉइसन को पता है x बराबर 0 पे e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह y है जो उसने कहा था, तो e की पावर माइनस y, y की पावर 0 यहाँ पे अपॉन, क्योंकि x बराबर 0 पर निकालना ना 0 फैक्टोरियल dy, और इसका पीडीएफ लिख लो जो भी बनेगा वहाँ से, है ना। तुम बीटा को क्या रखोगे 1/2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, चेक करने पर गामा 2, ठीक है ना, क्योंकि 1 हो जाएगा, एंड e की पावर फिर मतलब x टाइम, ठीक है ना, फिर e की पावर हो जाएगा 2x लाइक दिस, तो -2x इस तरह से इसको इंटीग्रेट कर लो, मतलब यहाँ एक्चुअली y था, तो मतलब यहाँ y है ना वेरिएबल, तो जस्ट से पुट कर लो, मतलब समझ आना कहना क्या चाह रहा हूँ कि इसका पीडीएफ यूज करो y के टर्म में, मतलब y वेरिएबल इसलिए, और ये पॉइजन है पुट करो, सिमिलरली ये नहीं आ जाएगा। अब किसी और कोई दूसरा तरीका है तो आप बताओ कि आपने किसी और तरीके से किया है तो सो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया कॉन्टिन्यूअस केस में, तो इससे ये आ जाएगा आपका। अब सॉल्व करके देखना है, एटलीस्ट अभिनव आप आंसर बना रहे हो तो फिर सॉल्व करके देखना आ रहा है कि आंसर नहीं आ रहा है, जो भी लोग आंसर बना रहे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ देख लो। अब यहाँ पे क्या है, एक्स वाई भी रैंडम वेरिएबल सच दैट एक्स नॉर्मल 1 2 है, और y बराबर प्रोबेबिलिटी दिस इज 1, मतलब y की वैल्यू x अपॉन 2 प्लस 1 है, कहने मतलब ये है दिस इज गिवन टू यू। तो आपसे पूछ रहा है ये मतलब मुश्किल थोड़ी है, कोवेरिएंस बिटवीन x और y की जगह रख दो,
एक्स बाई टू प्लस वन, तो कॉन्स्टेंट तो खत्म हो जाता है, तो कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड एक्स बाई टू, कोवेरियंस का फॉर्मूला 1/2 बाहर आ जाता है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया एक्स का वेरिएंस, और एक्स का वेरिएंस का मतलब कितना है वेरिएंस 2, तो ये तो 1 आ गया मेरे हिसाब से, चेक करो, ठीक है ना, ये देख लो। और सिमिलरली अब यहाँ से बीटा आ जाएगा, बीटा तो ई वाई है, तो ई वाई यहाँ से ई लगा दो दोनों तरफ, आ जाएगा ना, तो इजी मुझे लग रहा है, यहाँ से ई वाई, इसमें ई ऑपरेट कर दो, ई एक्स पता है आपको यहाँ से, फिर आपको गामा है वेरिएंस वाई, ये भी इजी है, वेरिएंस वाई, वेरिएंस की प्रॉपर्टी यूज करो यहाँ पे, 1/4 वेरिएंस एक्स प्लस 0, पता है, सब पुट करके आ जाएगा ना, ये इजी करके देखो, नहीं तो बताओ, तो लगे नहीं, बाद में अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4 गामा। अभी एक दो क्वेश्चन रह गया होगा, तो वो अभी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो ये 28, इसमें क्या है, पहले इसमें अल्फा निकालना पड़ेगा हमें, है ना, तो अल्फा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्वाइंट पीडीएफ का इंटीग्रेशन, सो अल्फा टाइम मॉड एक्स, लेट्स से dx dy, नहीं dy dx करो इस तरीके से। अब y की लिमिट है x स्क्वायर से 2x स्क्वायर, और ये -1 से 1, दिस इज 1। अब यहाँ मॉड एक्स है, चूंकि मॉड एक्स खोलना है तो दो पार्ट में कर लो, लाइक x -1 से 0 और 0 से 1 हो जाएगा ना उससे, और एक बार अल्फा निकल गया तो जॉइंट आ गया, तो प्रोबेबिलिटी x मोर देन y, तो आपको बस इंटीग्रेट कर देना है यहाँ भी जॉइंट को, x मोर देन y के लिए ग्राफ बनाने हैं। देखो अगर सॉल्व कर, जिन लोगों ने अगर सॉल्व कर रहे हो, अगर ग्रुप में पोस्ट कर देना ताकि बाकी लोगों का हेल्प हो जाएगा, अगर जो लोग सॉल्व दोबारा कर रहे हो, और जो लोग आंसर की बना रहे हो आंसर के लिए पोस्ट अभी करेंगे, सॉल्यूशन भेजना है सर, हो जाएगा कल, हो जाएगा ना, हाँ फिर तो आप कर लोगे ना, क्योंकि काफी प्रैक्टिस है। सो उसको बस सॉल्यूशन एक बार बना के, उसको टाइप करवाना है। अच्छा हाँ, तो इसलिए एक बार सॉल्यूशन भी बना लो, आंसर की भी बना लो, टाइप भी हो जाएगा, जो रह गया वो हम साथ में डिस्कस करेंगे। अब ग्रुप में भेज देना आप लोग, ताकि अच्छा टाइप भी हो जाएगा, सबको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फा आ जाएगा, और अल्फा आ गया तो फिर आप क्या करोगे, x मोर देन y है तो इस रीजन पे हमें इंटीग्रेट करना है ना, x मोर देन y, सॉरी ये रीजन आ गया x मोर देन y, तो इस रीजन में मुझे इंटीग्रेट कर लेना है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर हो तो इस तरीके से कुछ होगा केस, आई थिंक, हाँ, और इस तरह केस होगा, है ना, पहले तो मुझे बनाना है, क्योंकि ध्यान रखना रीजन कौन सा है, तो यहाँ भी ऐसे ही था, ऐसे यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने ग्राफ नहीं बनाया, ये सपोर्ट है ना, तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका, सो लाइक इस तरह से पहले ये, और फिर जैसे इस तरह से होगा, सो ये y बराबर x स्क्वायर है, y बराबर 2x स्क्वायर है, और इस तरीके से होगा लाइक दिस, तो ये कुछ आएगा पॉइंट, ये कुछ आएगा पॉइंट, है ना, ये थिंक 1 आएगा, ये 1/2 आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। सो इस तरीके से, तो हमारा क्या है ना, कॉमन रीजन जैसे इस बीच का है तो इस तरह से आएगा, तो उसमें ब्रेक करना पड़ेगा तुम्हें, देखना जब इसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो उस रीजन पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो देख लेना, है ना, 0 से हाफ में फिर क्या लेना है लिमिट, और हाफ से 1 में क्या लेना है ना, उसके हिसाब से, लाइक जैसे 0 से हाफ में तुम लोगे तो ठीक है, जैसे हमारा 0 से हाफ जब लेंगे तो ये होगा, फिर यहाँ ये होगा, स्ट्रिप का देखना, लिमिट का बस देखना है तुम्हें, ठीक है। तो उसको करके देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे दो कर्व है ना, तो इसके बीच का, तो यहाँ लिमिट मुझे ये लेनी है, और यहाँ कर्व चेंज हो रहा है, इसके बाद कर्व चेंज कैसे हो रहा है, ये इधर पैराबोला इधर लाइन है, और यहाँ दोनों पैराबोला ही है, तो उसके हिसाब से ना, तो जब इसका बनाओगे तो ये तो तुम्हारा सैंपल स्पेस है, सपोर्ट है, और उसमें फिर ये रीजन देखना है आपको, -1 से 1 है ना, तो ये तो इधर आएगा नहीं, तो इसका इंटीग्रेट करके देखना, ग्रुप में पोस्ट कर देना, नहीं हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछो। सो अब क्या है, ये हो गया खत्म, यहाँ पे आते हैं 30, ठीक है। सो कितना बच गया, 11:30, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि x1 x2 x3 x4 भी रैंडम सैंपल ऑफ साइज 4 फ्रॉम नॉर्मल थीटावर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, x बार आपको दे रखा है, g थीटा आपको दे रखा है, यहाँ पे ये है थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, तो आपको क्या बोल रहा है कि L थीटा बी द क्रैमर राव लोअर बाउंड ऑन द वेरिएंस ऑफ अनवाइस एस्टिमेटर ऑफ g थीटा। तो आप लोगों को पता है कि CRLV फॉर द g थीटा क्या होता है, क्या है फॉर्मूला, g डैश थीटा होल स्क्वायर अपॉन i थीटा, और i थीटा आप जानते हैं फिशर इन्फॉर्मेशन है, सो लाइक
नेगेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, या सिंगल डेरिवेटिव से भी कर सकते हो एन टाइम फिर सिंगल डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का स्क्वायर। नहीं सॉरी, वो पीडीएफ यूज करेंगे ना, एन टाइम करेंगे तो लाइक्लीहुड फंक्शन से जाएगा पीडीएफ, मतलब हमने 4 अलग अलग फॉर्म बताए थे क्लास में, तो कोई भी एक यूज कर लो जो भी तुम्हें है ना इजी लगता है अपने हिसाब से। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, तो एक्चुअली जो नॉर्मल में क्या आता है, नॉर्मल में ये जो आई थीटा आई थिंक आता है क्या, एन बाई सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर बाई एन, टोटल क्या आता है नॉर्मल केस में, नॉर्मल मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा, यहाँ एन बाई सिग्मा स्क्वायर से आता है। चेक करो एक बार क्या आएगा। सो यू टेल क्या आता है क्रैमर लोअर बाउंड इसके लिए, नॉर्मल के लिए चेक करो भाई, नॉर्मल में क्या आता है, किसी को याद नहीं है। तो इसको पुट करो क्या आता है, मुझे जहां तक लग रहा है कि आएगा हमारा आता है सिग्मा स्क्वायर, मतलब एन बाई सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे आएगा। सो ये फाइनल हो जाएगा जी डैश थीटा इनटू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, मतलब होल स्क्वायर तो था दिस थिंग, ठीक है ना। अब यहाँ से तुम जी थीटा पता है, जी डैश थीटा भी लिख सकते हो, सिग्मा स्क्वायर यहाँ 1 है, एन तुम्हारा 4 है, ठीक है ना। सो ये पुट करोगे तो क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, 2 2 4 थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर 1/4, सो थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया। तो ये तो सही, क्या आ गया, क्या पूछ रहा था मुझसे, देन एल थीटा में क्रैमर और लोअर बाउंड, तो ये पहला ऑप्शन तो ट्रू हो गया, तो फिर से फॉल्स ही पूछ रहा है, तो ये ट्रू हो गया। अब अरे इधर आ जाओ, पहले डी वाला देख लो, डी वाले में क्या है, x बार प्लस एक्स बार इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर थीटा, सफिशिएंट है मतलब, तो हम ये तो जानते हैं ना, यहाँ से तुम सिंपली नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल थीटा वेरिएंस नोन है, तो नॉर्मल सिंपली तुम फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाओ तो मिल जाएगा कि x बार इज सफिशिएंट, x बार सफिशिएंट है, हाँ तो 1 1 फंक्शन ऑफ, ठीक है ना, 1 1 फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर इज सफिशिएंट, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। चेक करो एक बारी। तो ये ट्रू हो गया, और अब यहाँ पे देख लो, सो दिस इज द UMBU, तो UMBU निकालना मुश्किल नहीं है, क्यों, क्योंकि x बार जो होता है नॉर्मल में वो कंप्लीट सफिशिएंट होगा ना, तो तुम यहाँ से क्या करो, E ऑफ x बार निकाल लो, ठीक है, E ऑफ x बार का स्क्वायर निकाल लो, और फिर इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लो, जो क्या दे दे आपको राइट साइड में, g थीटा दे दे, तो उससे क्या होगा, बाय क्या होगा, लेवल से थ्योरम, उससे आ जाएगा तुम्हारे पास, तो जहां तक मुझे लग रहा है कुछ ऐसा आएगा। चेक करो, किसी ने फाइंड किया UMBU, तो ये तुम्हारा आएगा कुछ x बार प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 5/4, इसका मीन निकालोगे ना, ये जो अंदर क्वांटिटी ये है एक्चुअली, इसका मीन तुम्हारा मेरे हिसाब से ये आएगा, जी थीटा आएगा। सो दिस इज UMBU होगा, जो कि ये गलत है, तो यही ऑप्शन फॉल्स है मेरे हिसाब से, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करना तो मुश्किल नहीं, 11 से भी लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं। अच्छा तो वो ऐसे सोच रहा हो, अब इसका क्या है, इसका वेरिएंस से ज़्यादा उसका वेरिएंस भी निकाल सकते हो। सर ये सेकंड से फॉल्स ही आएगा, फॉल्स ही आएगा ना, ठीक है ना। फिर इसको भी चेक कर सकते हो, वेरिएंस इसका निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, अदरवाइज फाइन। तो यही हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी 30 तक किया हमने, 30 में कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो वो एक बार देखना, मुझे बता देना कौन कौन सा रह गया है। तो कल क्लास होगी फिर से शाम को, एक्चुअली दिन में मैं क्लास नहीं ले पाता क्योंकि दिन मेरा PhD का काम होता है ना, मैंने थोड़ा कसम खा रखा है कि मैं सुबह 9 से शाम 6 तक PhD का ही काम करता हूँ, 6 से 12 रात को पढ़ाता हूँ, तो मैं दिन में कहीं कहीं क्लास नहीं लेता, रेयरली लेता। सो क्लास शाम को ही होगी, ठीक है। सो ओके, सो कल शाम को फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। 1 to 30 हमने किया, इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, सो वो कल करेंगे, और उसके बाद फिर 30 to 60 कल करेंगे, अगर कल भी नहीं हुआ तो एक क्लास और लेंगे। बाकी जो लोग आंसर की बना रहे हो, अभिनव और लोग हैं, तो पूरा आंसर की बनाओ और सॉल्यूशन भी बना लो, टाइप भी होगा ना, क्योंकि हम लोग बुक भी लिखना चाह रहे हैं, अभी बुक लिख बनाएंगे, क्योंकि जो मार्केट में बुक है उसमें बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन है,
तो हम लोग अपना बुक लिखेंगे। चलो ठीक है सर जी। सर 29 का आंसर क्या था? 29 का 29 मैंने तो सॉल्व नहीं किया, सर ने कराए होंगे ना। अभिनव बताओ आपने। इसके नीचे वाला सर जो होता है सर मॉडुलस वाला ए मॉडुलस एक्स वाला। ए मॉड्यूलस एक्स वाला उसके ऊपर था जो। सर ये सर ये अच्छा इसमें पूरा सॉल्व तो किया नहीं, मैंने आपको बस हिंट दिया है, तो इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, करके देखते या तो। सो इसमें क्या है, मैंने ग्राफ बना दिया है। जैसे आप ग्राफ, पहले तो आपको इसको इंटीग्रेट करके 1 रखना है, तो आप करके देखो ना, मतलब क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है या आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। नहीं सर मैंने सॉल्व तो किया था सर। जैसे इसको इंटीग्रेट कैसे, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं। तो ये जो है क्वेश्चन 28 है, चलो इसको करते हैं। सो यहाँ करते हैं सॉल्व। सो 28 पे क्या है, ये जो आपके पास था अल्फा टाइम मॉड एक्स है ना, कब है, जब आपका y है x² से 2x² तक, ठीक है, और x की वैल्यू है -1 से 1 में, ये है 0 अदरवाइज। तो हमने ये कहा कि इसको आप इंटीग्रेट करो, तो क्या करो, अल्फा टाइम मॉड x, ठीक है, dy dx। सो y की लिमिट तो है x² से 2x², यहाँ एक लो -1 से 0, और फिर रखो अल्फा टाइम मॉड x dy dx, यहाँ रखो 0 से 1 x² to 2x² इज 1। अब कैसे लिमिट ले रहे हैं हम, इससे पहले सपोर्ट का ग्राफ बनाएंगे। तो मान लो इस तरह से है रफली, दिस इज y इज इक्वल टू x²। जब 2x² लेते हो तो 0 पे तो कॉमन रहता है, लेकिन थोड़ा ऊपर है ना, सो ये y बराबर 2x², ठीक है। तो हमारा ये रीजन है हमारा, ठीक है, ये सेलेक्ट रीजन है जो हमारे सपोर्ट में है। अब आपको इस पे इंटीग्रेट करना है, तो मैंने क्या किया, हमारा x था -1 से 1, तो मैंने -1 से 0 फिर 0 से 1 किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मॉड x है। तो जब आपका x -1 से 0, तो मॉड x को क्या लिखोगे आप, -x है ना। सो -1 से 0 ये हो जाएगा माइनस अल्फा, और यहाँ सिर्फ x हो जाएगा, तो x तो बाहर कर लो क्योंकि y का इंटीग्रेशन है, तो यहाँ x² dx आ जाएगा। चेक करो 0 से 1, सो यहाँ x हो जाएगा अल्फा, x रहने दो ऐसे ही क्योंकि y का इंटीग्रेशन है, सो x² आ जाएगा। चेक करना जी कैलकुलेशन। तो अभी तो यहाँ तो ऐसा किया आपने सॉल्व, क्या दिक्कत है इसमें। अच्छा ये एक्चुअली इवन फंक्शन था, तो 2 टाइम भी कर सकते थे शायद आप, हो जाता ना। चेक करो इवन फंक्शन था ना वो, x को -x रखो तो क्या है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इंटीग्रेट कर लो, -अल्फा x³ का इंटीग्रेशन -1 से 0, सेम यहाँ पे अल्फा x³ का x की पावर 4, 0 से 1 इज 1। तो यहाँ से क्या आ गया आंसर बताइए, α/4 प्लस α/4। चेक कीजिए, तो α/4 प्लस अल्फा कितना, α/2 इज 1, तो अल्फा इज 2। क्या आपका अल्फा 2 आया है, चेक कीजिए। बाकी लोग भी चेक करना भाई। तो है ना, मेन तो कॉन्सेप्ट, बाकी कैलकुलेशन तो आपको आता ही है, हमने कैलकुलेशन तो पढ़े ना बचपन से। तो ये हो गया। अब आपसे पूछा गया था प्रोबेबिलिटी x लेस देन y, यही था ना। तो हमसे पूछा गया था नहीं x मोर देन y, सो प्रोबेबिलिटी x मोर देन y, सो x मोर देन y पूछा गया है, तो प्रोबेबिलिटी x मोर देन y पूछा गया है। सो x मोर देन y, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रीजन है एक ये था और दूसरा ये वाला रीजन है। इस तरीके से एक लाइन बनाएंगे, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू x, तो क्या है x मोर देन y, अच्छा सॉरी x मोर देन y, तो मैंने पहले x लेस देन y बनाए थे, तो x मोर देन y किधर होगा, x की तरफ। हाँ तो एक्चुअली क्या होगा, ये रीजन होगा, इजंट इट, जो मैं भी सेट कर रहा हूँ। चेक करो x मोर देन y है ना, जैसे मान लो ये पॉइंट क्या है,
अगर आप सोचोगे y बराबर x है, y बराबर x स्क्वायर है तो 1 है, और यहाँ ये पॉइंट क्या है, ये था y बराबर x स्क्वायर, ये y बराबर 2x स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे आप कि x बराबर 2x स्क्वायर तो x इज 0 और 1/2, ठीक है ना, ये मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहा हूँ। सो दिस इज 1/2, ओके, सो दिस पॉइंट इज हाफ, और यहाँ है ना हाफ 0, नहीं हाफ 0 नहीं, हाफ निकालना पड़ेगा, क्या है y कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा ना, हाफ है तो उधर आ जाएगा हाफ का 2 टाइम हाफ स्क्वायर, जो भी है ना, हाफ 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 ना, ओके हाफ हाफ, Yes. सो हाफ हाफ हो गया, ठीक है। हालांकि y को यहाँ भी अगर x 1 है तो y कितना होगा 1, क्योंकि y बराबर x है ना। चलिए Yes. तो अब आप इंटीग्रेट कीजिए इसको, तो क्या दिक्कत है इसमें, देखिए। सो आप क्या करेंगे, जब 0 से हाफ ले रहे हैं, मान लो यहाँ पे 2 पार्ट में कर रहा हूँ मैं, अल्फा मॉड x dy dx, ठीक। अब समझो, तो जब आप 0 से हाफ में ले रहे हैं x को, dy dx, so when x is between 0 and half, तो बताओ y का रेंज क्या होगा, you tell range of y when x is between 0 and half, तो y वर्टिकली देखो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, X square to 2x square. हाँ, so x स्क्वायर टू 2x स्क्वायर, और यहाँ 2x हो जाएगा बिकॉज x तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, यहाँ मॉड x हो जाएगा, दिस मॉड x विल बी x, सिमिलरली अल्फा x, और जब हाफ से 1 में है, जब हाफ से आपका 1 में है तो क्या होगा आपका y का लिमिट, अब X square to x. x स्क्वायर टू x, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका रीजन आएगा, तो ये y बराबर x स्क्वायर था, और y बराबर ये है ना, ये लाइन y बराबर x है, ओके। तो क्या आप अभी इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रहा है आपको, तो ये 2x हो गया। अब बताइए यहाँ पे, सो 0 से हाफ 2x एज इट इज, y है 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, यहाँ पे 2x इंटू इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस x स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ आ गया x माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है, y का इंटीग्रेट हो रहा था, अब ये हाफ टू 1, अब बताइए क्या अभी भी दिक्कत है, इंटीग्रेट कीजिए इसको, 2x क्यूब हो गया, सो x क्यूब का इंटीग्रेशन x4/4 0 से हाफ, अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, क्या आता है, चेक, आगे इंटीग्रेट करके देखो क्या आ रहा है, आप लोग सब लोग करो, बताओ देखो क्या आंसर आ रहा है, अगला क्या है, उसको ब्रेक कर लो, 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, इंटीग्रेट विद हाफ एंड 1, अब यह मुश्किल थोड़ी है, अब करो ना, सो इंटीग्रेट क्या है इसमें, इंटीग्रेशन में हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना ना, ये कैलकुलेशन का क्या है, कैलकुलेशन तो हमें करना पड़ेगा। इसका is 2x cube by 3 minus अरे x भाई, 4 रुक by जाओ, 2. तो यहाँ से हो गया 1/2 बाहर और 1/16 प्लस, अब इधर करो सॉल्व, तो अगला जो है यहाँ पे जो था, तो ये हो गया तुम्हारा 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब dx हाफ टू 1, यही ना, Yes. सो 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x cube by 3 2x क्यूब बाई 3 माइनस 2x क्यूब का x 4 by 4 2. 2x 4/4, कहाँ से कहाँ तक है, हाफ टू 1, अब पुट करो इसका लिमिट, तो ये तो हो गया 1/32 प्लस, हाँ पुट करो उसको वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2/3 माइनस 2/4 माइनस, अब पुट करो, just do calculation, 1/8 1/12 माइनस 16 है ना, 1/32, चेक करो इसको, कैलकुलेशन चेक करो, जस्ट टू सॉल्व इट, ग्राफ तो बना ही लिए थे, बस कैलकुलेशन चेक करो, सो नाउ यू सिंप्लीफाई, चेक, सो हो गया 1/32
प्लस इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा, माइनस -1/12 प्लस 1/32, इधर से 2/32, कितना हुआ ये 2/12 माइनस 1/12। अब ये 1/16, तो चेक करो 1/16 प्लस 1/12 कितना आएगा ये, चलो 48 एलसीएम ले लो, सो 3 + 4, सो 7/48, अगर मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना किया हो तो चेक करो। Yes. सो 7/48, इसमें क्या आंसर है, क्या था ये, तो ये थर्ड ऑप्शन है। ओके, सो बाकी लोग चेक करो जिन लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, तो इसका आंसर ही ठीक है ना, 7/48 हो गया। तो इस तरह से ही है, तो आप लोग सॉल्व करो, तो पहले 1 to 30 आप लोग कंप्लीट करो, है ना, जैसे सर ने करा दिया मैथ पोर्शन, मैंने अभी इसमें कुछ क्वेश्चन रह रहे, 2-3 क्वेश्चन रह रहे होंगे, सो वो रह गए, और उसको सॉल्व करो, एंड देन जो रह गया नेक्स्ट क्लास में, फिर उसके आगे नेक्स्ट क्लास में 30, मतलब पार्ट 1 आज हुआ समझो, पार्ट 2 पार्ट 3 भी हो रहा है। ठीक है, चलो आज फिर इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आगे करूँगा, ठीक है सर जी। सर आपने पूरा पेपर देखा, आपको क्या लग रहा है सर? हाँ, पेपर डिफिकल्ट है, कट ऑफ का कुछ स्कोर भी हो सकता है सर? क्या क्या स्कोर, कट ऑफ का सर? कट ऑफ का देखो उसके हिसाब से डिसाइड होगा, कट ऑफ क्या है रिलेटिव परफॉर्मेंस के, पिछले साल क्या कट ऑफ था, सर एनआईटी का था 23.67 और आईआईटी बॉम्बे का ओबीसी नॉन क्रिमिनल नॉन एनसीएलसी का 217 रैंक। देखो तुम लोग मार्क्स पे मत जाओ, रैंक उतना ही होने, मान लो अगर ऐसा हुआ कहीं किसी साल रैंक 190 से स्टार्ट हुआ और किसी साल रैंक 160 से स्टार्ट हुआ, तो रैंक के हिसाब से तभी एडमिशन, मान लो 200 रैंक तक पिछले साल गई है, तो इस बार भी 200 रैंक तक ही जाएगी। अलग बात है पिछले बार 200 रैंक पे मार्क्स रहा होगा मान लो 40, इस बार 200 रैंक पे मार्क्स होगा 30 मान लो, तो उससे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सीटें उतनी ही हैं, तो एडमिशन रैंक डिसाइड करेगी, मार्क्स नहीं, ठीक है ना, क्योंकि सीटें अगर 200 है तो अगर कोई 100 में 100 भी ले आया 200 बच्चा, तो उन्हीं 200 का एडमिशन होगा, सबके 30-30 ही आ रहे तो उन्हीं में से एडमिशन होंगे, तो मार्क्स डिसाइड नहीं करेगा, वो रिलेटिव है ना ये, तो कि पूरे बच्चे कैसे कर रहे हैं, तो जो टॉप के 200 या 400 बच्चे जितने भी सीटें हैं अराउंड 200 हैं, तो टॉप के 200 बच्चे ही एडमिशन लेंगे, मतलब जनरल वाले जैसे हो गए, फिर ओबीसी के और नीचे एससी एसटी कैटेगरी, मतलब जितनी सीटें एडमिशन उतनी ही होंगी ना, तो उसका क्या टेंशन लेना, जो होगा देखा जाएगा, छोड़ो रैंक, अब रैंक कितना आएगा ये डिपेंड करता है, तो इस बार कम मार्क्स में ज्यादा रैंक, अच्छा रैंक आ सकता है क्योंकि पेपर डिफिकल्ट है, बट देखो क्या है, थोड़े दिन का बात है, वेट करो। फिर तो सर कम रैंक पे भी कम मार्क्स पे भी एडमिशन हो सकता है ना? हाँ, अगर मान लो सबके खराब मार्क्स आए, अब ऐसा हुआ है जैसे पिछले बार क्या था, जैसे मुझे बता रहा था अभी कि आई थिंक 30 मार्क्स, कितने 35 मार्क्स पे 110 रैंक था अराउंड, तो इस बार अगर बहुत बुरा हालत होगा 35 मार्क्स में, फिर रैंक और अच्छे होंगे, है ना, अंदर 100 भी हो सकता है अगर सबके बुरे हाल हो, लेकिन डिपेंड करता है बाकी बच्चे कैसे परफॉर्म किए, तो सबके हिसाब से डिसाइड होगा। पेपर डिफिकल्ट था, हैं? अपन की कोचिंग का क्या सीन है? हमारे यहाँ देखो अभी आंसर की रिलीज होगा, उसके हिसाब से देखें किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। कई बार क्या बच्चे तुम्हारे दिमाग में सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन याद आता है, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, अभी जैसे कुछ क्वेश्चन में तुमने देखा शुरू में कितने इजी भी थे कुछ क्वेश्चंस, तो सारे डिफिकल्ट तो डिफिकल्ट भी हैं लेकिन कुछ इजी भी थे, तो अभी मार्क्स काउंट करेंगे, अगर कोई बच्चा 40+ ला रहा है तो सेफ जोन में उसका एडमिशन कहीं ना कहीं होगा, वो चीज़ है, ठीक है ना, 40+ के अराउंड जो भी है, 35 वाले भी सेफ हो सकते हैं जैसा पेपर था, लेकिन अगर 35 अगर तुम्हारे 25 से कम नंबर आया तो मुश्किल थोड़ा सा है, 25 से प्लस है तो एनआईटीज या वो सब मिल सकती हैं 25-30 के अराउंड, उसके ऊपर भी, तो डिपेंड करेगा कि कैसा परफॉर्मेंस सबका है, तो टेंशन मतलब जो हो गया सो हुआ, आराम से अब तुम मार्क्स मिलाओ, काउंट करो, रैंक आने दो, रैंक से पता चल जाएगा तुम्हें एडमिशन होगा कि नहीं होगा, रैंक बता देगा तुम्हें, क्योंकि सीटें उतनी है तो जितनी रैंक लास्ट ईयर गई थी उसी के आसपास तक जाएगी, क्योंकि रैंक ही डिसाइड करेगी, है ना, तो मार्क्स बहुत ज़्यादा, आपकी बार माइनर मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हुए। कोई बात नहीं, सबसे होते हैं, तुम्हें रियलाइज हो रहा है, सबको रियलाइज हो रहा होगा, हम भी दे के आए एग्जाम, जब दे के आए थे तब तो ऐसा होता है, सबसे गलतियाँ होती है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आगे फोकस करो कि सब गलतियाँ रिपीट ना करें, ऐसा ना कैसे कर सकते हैं, बस वो ध्यान रखना है, कोई नहीं, आगे फोकस करो, जो हुआ सो हुआ, एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, तुमने अगर अच्छा से किया है तो एडमिशन हो जाएगा,
ठीक है चलो, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट सर। गुड नाइट। यस सर।